कोडिंग स्टार्ट करिए और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। राइट, स्क्रीन पे वर्ड फाइल दिख रही है आपको? हाँ, दिख रही है इसमें। ठीक है, अभी मुझको आप सिर्फ इतना बता दो कि एनबीएफसी के कंटेक्स्ट में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, जितना कुछ भी जो भी एनबीएफसी के बारे में जितने भी थॉट्स हैं आपके मन में, इन द सेंस जो आपको पता है कि एनबीएफसी क्या होती है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है, वो मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग से बता दो। सही गलत का कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने बोला कि आपको एनबीएफसी में डील ठीक है करना है, सर। सर हाँ हाँ बोलिए, हाँ, तो क्या है एनबीएफसी? ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। हाँ, सो एनबीएफसीज इज बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गए। ठीक है। ठीक है, तो दे आर नॉट एग्जैक्टली बैंक ऑल्सो, सो दे हम्म, आर वन स्टेप लोअर देन बैंक। नॉट बैंक, ठीक है, सो वन बैंक में, स्टेप लोअर। हाँ ठीक है। हाँ, लोअर देन बैंक। सो लोअर देन बैंक कैसे कि जैसे बैंक में वी कैन गिव लोन्स, आपको इमीडिएटली डिसबर्समेंट्स मिल जाता है, सब मतलब प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। एनबीएफसी में आपको इमीडिएट डिसबर्समेंट्स नहीं मिल सकते, मतलब आपका मन हुआ कि अभी हम निकाल ले पैसा, देयर इज अ लॉक इन पीरियड टाइप ऑफ थिंग, वैसे रहता है। और लॉक इन एनबीएफसी, रिक्वायरमेंट। हाँ, लॉक इन रिक्वायरमेंट। फिर एनबीएफसी का सर ये भी है कि एक तो ये बैंक यूज नहीं करता है, अपने नाम में बैंक वर्ड यूज नहीं कर सकता है। फिर बैंकिंग के जो एफडीज या ये सब का जो जो होता है, जो हमको सीसी एफडी लिमिट्स और ये सब जो मिलता है, वो सब हमें एनबीएफसी में नहीं मिलती है। नो लिमिट्स फ्रॉम एनबीएफसी। ठीक है। करेक्ट। और जनरली बैंकिंग हम लोगों को कैसे देता है अगेंस्ट, एक्चुअली सिक्योरिटी तो इसमें भी हमें कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है, हम्म, बट और क्या बोल सकती हूँ मैं इसके बारे में, अ, अ, शायद देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ एमओयूज विच आर साइन बिटवीन एन एनबीएफसी एंड द लेंडर एंड द, मतलब द पर्सन हु इज टेकिंग द मनी, बोरोवर एंड द लेंडर। एमओयू बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर। ठीक है, जो भी है, कोई बोरोवर, गलत नहीं है। ठीक। अल्टीमेटली सी, अगर आप यहाँ बैठे हो तो पर्पज हाँ भी यही है हाँ, कि ये चीज क्लियर नहीं है right. कि ये है क्या कंसेप्ट। अभी कंपनीज में आपसे पूछो, आप 2 मिनट में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, सब कंपनियां बता दोगे मेरे को, लेकिन ये हमारी स्ट्रीम है ही नहीं। हाँ, अब जिस स्ट्रीम में है नहीं, लाइक अभी डॉक्टर से अगर हम पूछे कि करेक्ट। ब्रिज कैसे बनता है, तो ये बोलेगा ब्रिज में क्या स्टील लगाओ और कर दो, हम्म, लेकिन होता तो नहीं है। उसके पीछे पता नहीं कितनी कॉम्प्लेक्स हाँ, ड्राइंग्स बनती हैं, सब कुछ बनता है, फिर लोग बना पाते हैं इंजीनियर। अगर इतना ही काम होता तो हर कोई बिल्डिंग बना लेता, हर कोई ब्रिज बना हम्म, लेता। तो सेम वे में और कोई जैसे ये भी बना लिया। एनबीएफसीज है, ये अपने आप में एक अलग स्ट्रीम है जिसमें हम लोग डे टू डे कोर्स में नहीं आते उनके बीच में। आप कंपनीज में डील हाँ, करती हो, राइट। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, ट्रेडिंग कंपनियां, तो आरबीआई दूर दूर ही रहता है हम लोगों से। तो इसमें सेकंड स्टेप है, हाँ लाइक ये आपका अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कि एनबीएफसी क्या होता है, जो बैंक हाँ, नहीं है और एक वहाँ और उसका। चीज इसमें आरबीआई को, हाँ सॉरी, बोलो, नहीं बोलो ना। एंड आरबीआई को आपको मतलब क्वार्टरली एनुअली जो भी बोले, आपको आरबीआई के साथ में फाइलिंग्स करनी पड़ती है। आरबीआई फाइलिंग करनी पड़ती है। ठीक हम्म, है, अब इसमें कहीं पर भी एनबीएफसी की डेफिनेशन आ रही है टेक्निकली? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नहीं मुझे नहीं लगता, जैसी आनी चाहिए मैंने वैसा बोला नहीं। इसमें हमको हमारे को अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि हम देखे कि एनबीएफसी ना कुछ बैंक जैसी होती है लेकिन बैंक नहीं होती। ठीक है, फिर वो हम्म, लोन वोन देती है। तो अभी आपके दिमाग में जो एनबीएफसी का एक इम्प्रेशन है कि ये सिर्फ लोन देते हैं, राइट? हाँ और हाँ, क्या, नहीं लोन भी देती है, और हाँ, क्रेडिट, क्रेडिट बोल लीजिए क्रेडिट आप लोन उसको, एक ही बात क्रेडिट। हो गया, क्रेडिट लोन आप हाँ, पैसा वही एक ही देती है। बात हो गई। हाँ। और हम्म, और क्या आपके दिमाग में एनबीएफसी की क्राइटेरिया आ रहे हैं कि एनबीएफसी तो और क्या? म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी नॉन बैंकिंग में ही आएंगे, नहीं दे नहीं, आर वो ऑल्सो टाइप ऑफ फाइनेंशियल म्यूचुअल, इंस्टीट्यूशन है, वो अलग है, वो स्ट्रीम ही अलग है। वो लगाएंगे। पर ओके, कवर होते हैं, पर वो स्ट्रीम अलग है, उनके कुछ प्रोविजंस कवर होते हैं। ओके। ठीक है, सो चलो ये हो इंश्योरेंस, गया। अभी मैं ये अगर आपसे पूछूं, ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ हमें क्या क्या पता होना चाहिए अगर आपको हाँ, एनबीएफसी, अगर आप ये फील्ड को प्रैक्टिस का फील्ड बनाना चाहती हो एनबीएफसी को, हम्म, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एनबीएफसी है क्या, हम्म, राइट? फिर आपको ये भी राइट। पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ एनबीएफसी क्या है।
करेक्ट। फिर आपको ये भी पता नहीं चाहिए कि गवर्न कौन से एक्ट से होती है, एक्ट या रूल्स क्या हाँ। हैं इनके। क्योंकि अगर एक बार आपने हम्म। रूल पढ़ लिया तो फिर तो आपको सब पता चल जाएगा। हमको पता है अगर कंपनीज एक्ट पढ़ लिया तो कंपनीज एक्ट को क्या प्रोविजन लगते हैं हमें पता चलेगा। हाँ हाँ। पर यहाँ तक भी हम करेक्ट। एकेडमिक स्टेज पे हैं। फिर हमको है हम्म। कि इसको क्या क्या अगर रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि हम्म। दो टाइप की असाइनमेंट आपके पास आ सकती है। आप पीसीएस हो? हाँ। पीसीएस, यस। हाँ, तो दो टाइप की असाइनमेंट आ सकती हैं, एक रजिस्ट्रेशन की और एक रजिस्टर्ड एनबीएफसी की कंप्लायंस की। करेक्ट। टू वेज होंगे ना। एक बोलेगा कि यार हमको ना एक एनबीएफसी बनानी है, रजिस्ट्रेशन हाँ। है, या फिर हम्म। एक्वायर करनी है। असाइनमेंट इसके अलावा थर्ड असाइनमेंट नहीं आएगी, देखना कभी भी। एक्वायर अच्छा। करनी है, या फिर बोलेगा हाँ। कि हमारी एक रजिस्टर्ड एनबीएफसी है उसकी आप कंप्लायंस कर दो। कंप्लायंस, फिर करेक्ट। बोलेगा कि हमने अभी अभी न्यू एनबीएफसी बनाई है, हम्म। उसको सेटअप कर दो, उसके सब रजिस्ट्रेशंस करवा दो। ओके। राइट, हम्म। यही सब हो सकता है ना। अगर आपने स्टेप कैसा हाँ। है, आप किसी भी एनबीएफसी पे सपोज राइट मूव एनबीएफसी लिमिटेड हमको बनानी है, हम्म। तो ये किस तरीके से बन सकती है? अगर आज आपको इसकी ओनरशिप चाहिए, या तो आप इसको रजिस्टर करवा सकते हो, नहीं इनकॉर्पोरेट करा के, तो आपका करेक्ट। कंपनीज एक्ट प्लस आरबीआई दोनों कवर हो गया, क्योंकि नई कंपनी इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट में आएगा हाँ और हाँ। रजिस्ट्रेशन का पार्ट आरबीआई से आएगा। तो रजिस्ट्रेशन में करेक्ट। आपका इन्वॉल्व हो गया आरबीआई प्लस कंपनीज एक्ट, हाँ। दोनों को मिलाने के बाद ही आपको एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड हो सकती है। तो आरबीआई की भी कंप्लायंस पूरी करनी है, कंपनी एक्ट की भी कंप्लायंस पूरी करनी है। या फिर अब आपने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तो हमेशा हाँ। टेक ओवर वाला रूट है। एग्जिस्टिंग हाँ। एनबीएफसी आप एक्वायर कर सकते हो, हम्म। जिसके बाद बनी है। कैसे करती हो? टेक हम्म। ओवर, शेयर परचेज टेक ओवर। एग्रीमेंट। या। राइट, हम्म। लेकिन ये क्यों मैं यहाँ मेंशन करूँ, काम आएगा, बिकॉज ये सिंपल नहीं है, इसमें भी आपको आरबीआई के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। हम्म। कोई भी जाके एनबीएफसी एक्वायर नहीं कर सकता, तो जो एक्वायर कर रहा है दैट शुड बी फिट एंड प्रॉपर पर्सन। या। हम्म, तो यहाँ पे आपको काम क्या आएगा? अगर किसी ने बोला मुझे एक्वायर करनी है, तो आपके आरबीआई के रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आपको उसको हम्म। पूरे प्रोसेस में हेल्प करनी है। पहले हाँ। आपको एक पूरा। आइडेंटिफाई करनी है जो बेचने को तैयार हो, उसके बाद आरबीआई के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए आपको उसको टेक हाँ। ओवर कराना है, ताकि आरबीआई नए प्रमोटर्स नए डायरेक्टर्स को रजिस्टर करे। करेक्ट। अब क्योंकि एनबीएफसी में पब्लिक का पैसा भी लगता है, सब कुछ होता है, तो आरबीआई बहुत कॉशियस है कि कौन लोग इसके डायरेक्टर्स बन रहे हैं, क्या उनकी प्रोफाइल हाँ। ठीक है कि नहीं, उनका सब कोई डिफॉल्टर्स तो नहीं है। तो इसलिए जब आप एक्वायर भी करते हो तो भी आपको आरबीआई रेगुलेशन फॉलो करने हैं। अब एक करेक्ट। बार आपके पास ये राइट मूव एनबीएफसी बन गई, सपोज आज आपका 1/3/22 को यू गॉट दिस कंपनी विद यू, कौन सी? हम्म। राइट मूव एनबीएफसी लिमिटेड। हम्म। ये होने का मतलब क्या है? आज के दिन में आपके पास सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट है, क्या? हम्म। सीओआई एंड हम्म। सीओआर, हम्म। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर सीए कंपनीज एक्ट और हाँ। सीओआर अंडर आरबीआई। दे। हाँ। तो अब क्या काम आएगा? तो एक इस स्टेज की असाइनमेंट आती है आपके पास, जिसने अभी अभी बनाया है उसके पास ये है, वो आपको बोलता है मुझे सेटअप कर दो इसको। हम्म। सेटअप करने का मतलब है आप इसका बोर्ड डिफाइन करो, हाँ, हम्म। हम्म। उसके बाद आप कंप्लायंस ऑफिसर्स या जो भी आरबीआई के लिए डेजिग्नेट करने पर्सन, हाँ, हाँ। डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफिसर्स, ये सब आइडेंटिफाई करो। हम्म। उसके बाद एक मिनट, पिल्लो, हाँ। एक मिनट। हाँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो सेटअप में आपको क्या आएगा कि बोर्ड डिफाइन करो, प्रिंसिपल ऑफिसर डिफाइन करो, हम्म। पॉलिसीज बनाओ, फिर रजिस्ट्रेशंस कराओ, जो हमारा डिस्कशन हो रहा था उस दिन की, कहाँ कहाँ हाँ। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वो हम्म। डिपेंड करता है कि आपकी एनबीएफसी किस जगह पे काम कर रही है। खाली इन्वेस्टमेंट कंपनी है, क्रेडिट कंपनी है, तो उसके हिसाब से हम्म। डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन आते हैं।
अब आपने अगर ये सब कर दिया क्लाइंट का, तो क्लाइंट अब रेडी है अपना बिजनेस करने के लिए। हाँ, अब जब वो बिजनेस करेगा तब उसको फिर रिपोर्टिंग्स करनी है। वोटिंग्स, हाँ। अब रिपोर्टिंग्स कहाँ कहाँ करनी पड़ती है? आरबीआई को करनी पड़ती है एक्सबीआरएल से, फिर आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को करनी पड़ती है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की, केवाईसी अपलोड करने पड़ते हैं, सरसाई में रजिस्टर इंफॉर्मेशन का। अगर एक प्योर क्रेडिट वाली कंपनी है जो बिजनेस कर रही है, लोन भी देती है, सब कुछ देती है, तो उनको ये सब करना पड़ता है। उसके बाद एक एनईएस करके भी आया, वहां पे भी करना पड़ता है। तो आरबीआई के काम में बेसिकली ये सब अगर आपको पता है, क्या क्या डेफिनेशन क्या है, पहले होती क्या है, अगर अभी कैसे कि किस कंपनी को एनबीएफसी बोलोगे, किसको नहीं बोलोगे। अगर कोई कंपनी एनबीएफसी नहीं आ रहा, बोलो ये एनबीएफसी और सारी कंप्लायंस करा दो, तो भी अपना अलग हो जाएगा। करेक्ट, हाँ। तो हमको एकदम बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए कि कैसे हम कंपनियों को सेग्रीगेट करते हैं एनबीएफसी में और अदर देन एनबीएफसी में। फिर कितने टाइप की एनबीएफसी होती हैं? आई थिंक 6 to 7 टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज आर देयर। हाँ, हाँ। उसके बाद इसके रूल्स कहाँ से चलते हैं? आरबीआई एक्ट है जो डिफाइन कर रहा है एनबीएफसी। हाँ। उसके बाद वो आरबीआई डायरेक्शंस देता है, ठीक है। फिर वो डायरेक्शंस के साथ साथ आपके इनके सर्कुलर्स आते हैं। फिर आपका पामला एक्ट आता है, फिर सीकेवाईसी रूल्स आते हैं, फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन के रूल्स आते हैं, कंपनी रूल्स। तो अगर आपको एकदम इसका एक्सपर्ट होना है तो ये सब आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए मिनिमम। ओके। ये बहुत सब कुछ जो है, ये जो पोर्शंस है, ये मोस्टली क्रेडिट वाली कंपनियों में 90% कंपनियां क्या होती है, लोग एनबीएफसी बनाते हैं जो अपने ग्रुप की शेयर्स होल्ड करके बैठती है, तो उसको एट द मोस्ट आरबीआई डायरेक्शंस और पामला लगता है। ओके। ज्यादा कुछ नहीं लगता उनके ऊपर। सब जो भी हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे, वो इस कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे कि राइट मूव एनबीएफसी अगर हम बना रहे हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कंप्लायंसेस है और कैसा है, ये चीज अपने को मालूम होना चाहिए। तो एंड में आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि एनबीएफसी क्या है, कितने टाइप की एनबीएफसी है, कौन कौन से एक्ट लगते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन करानी है तो क्या रिक्वायरमेंट होती है, राइट। और उसके बाद अपना अगर हम आज एक एनबीएफसी बना ले तो इनिशियली हमको क्या काम करने हैं और पीरियोडिक बेसिस पे क्या काम करना है, और कौन से काम हमको आरबीआई की अप्रूवल से करना है, राइट। तो अब हम इसको कहाँ से पकड़े? हम सबसे पहले आरबीआई की डेफिनेशन लेते हैं। अभी तो जितना क्लियर है ना कि हम क्या कर रहे हैं। दिन में 10 साल भी खड़ी कर दूं। हाँ जी, आवाज थोड़ी कट गई। नहीं, एकदम क्लियर है। हाँ, नहीं, बहुत ही क्लियर है, अभी तक तो जो भी आपने बताया एकदम क्लियर है। ठीक है, चलो अभी हम बात करते हैं एनबीएफसी की डेफिनेशन अंडर आरबीआई एक्ट। आरबीआई, तो सबसे पहले अगर एकदम आपको मेरे को कॉमन लैंग्वेज में समझाना ना, बिना लॉ की इंटीग्रिटी में ले जाके, तो मुझे आपको ये एफएक्यू पे ले जाना चाहिए। ये पुराने एफएक्यू है जो कभी कभी कुछ अपडेट्स हुए होंगे, वो जहाँ होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कष्ट है कि पढ़ना आपको पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन था जो मैंने आपसे पूछा, व्हाट इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, राइट। ठीक है। अब आपने उसका मुझे आंसर दिया, एक ये एनबीएफसी जो है वो बैंक से थोड़ा कम होता है, लोन देता है और एमओयू करता है। हाँ। अब इसको जरा नीचे पढ़ो और देखो कि एक्चुअल में क्या है एनबीएफसी। क्या है? करेक्ट। ओके, मैं पढ़ती हूँ। अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, engaged in the business of loans and advances, acquisition of shares, stocks, bonds, debentures, securities issued by government or local authority, or other marketable securities of a like nature, leasing, hire purchase, insurance business, chit business, but does not include any institution whose principal business is that of agricultural activity, industrial activity, purchase or sale of any goods,
other than securities or providing any services and sale, purchase, construction of immovable property. A non-banking institution which is a company and has principal business of receiving deposits under any scheme or arrangement in one lump sum or in installments by way of contribution or in any other manner is also a non-banking financial company. अब ये जो Residuary. इतना बड़ा, हाँ रजूरी, अब इसको जो हमने इतना बड़ा हाँ, पढ़ा, इसको हम टुकड़ों में बांटते हैं समझने के लिए। ठीक है। हम्म। कैसे बांटेंगे? कभी भी पढ़ने का तरीका ये है कि आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। ओके। अब मैं इसको देखो आपके सामने क्या करता हूँ। सबसे पहले क्या है, ये है कंपनी, हम्म। ठीक है, ऐसे वालों को समझ आएगा। रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी दैट 56। अब आप इसको कर दोगी 13 2013। हाँ। और 56 और एनी एक्ट, ठीक है, हम इसको यहीं पे रखते हैं, हाँ। ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनी दैट। अब कौन से हम्म। बिजनेस में एंगेज्ड है, अब आपके हिसाब से हम्म। लोन एडवांसेस है। अब मैं आपको बोलता हूँ कितने बिजनेस है, हम्म। 1, 2, हम्म। 3, हम्म। 4, 5, 6। हम्म। तो खाली लोन एडवांसेस 1 हुआ। उसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, या आप शेयर्स हाँ। में इन्वेस्ट करती हो, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती हो, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, इसको हम्म। कैसे है, ये कौन सी कंपनी हुई जो लोन एडवांसेस दे रही है? वो लेंडिंग हम्म। एनबीएफसी हुई, हाँ। राइट। जो शेयर्स एक्वायर कर रही है वो कौन सी हुई? इन्वेस्टमेंट कंपनी। म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स कंपनी। हाँ। अब जनरली जो ये दोनों काम कर रही है वो बन गई लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्रेडिट ओके। एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। ओके। तो ये सबसे पहली कैटेगरी है जिसमें ऑलमोस्ट 80 to 90% एनबीएफसी कवर्ड होती है। करेक्ट। ओके। लाइक जब आप चूज करती हो ऑप्शंस की आपकी कंपनी कौन सी है, तो आपको ये पूछना मैं क्रेडिट देती हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ। हम्म। तो उन दोनों के लिए उन्होंने एक ही ऐड बनाया है, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। ओके। तो ये पहली कैटेगरी है, ये जो दो को कवर हम्म। करके वो आपकी होगी क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी। ओके। इन्वेस्टमेंट एनबीएफसी। क्लियर? हम्म। तो ये क्रेडिट एंड ये इन्वेस्टमेंट एनबीएफसी क्या करेगी? ये लोन देगी और जनरली दे एक्वायर शेयर्स या डिबेंचर्स जो भी मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, अवेलेबल या सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ। करेगी। फिर हाँ। लीजिंग हो सकता है। लीजिंग क्या होता है? लीजिंग ऑफ फिक्स प्रॉप मतलब लीजिंग लीजिंग ऑफ बिजनेस। असेट्स, लीजिंग, दैट्स। हाँ। हाँ मतलब रेंटल्स पे देते हैं ना लीजिंग, कार हाँ। लीजिंग। कार लीजिंग एंड ऑल। ठीक है। ओला उबेर कैसे चलती है, लोग कंपनी से कार लीज पे लेते हैं और अपना हाँ। बिजनेस चलाते हैं। हायर करेक्ट। परचेज और लीजिंग में क्या फर्क होता है? 11वीं में पढ़ा था। हाँ, पढ़ा तो था। हायर परचेज में, लीज में आपके पास में कुछ टाइम के लिए आता है, मतलब फॉर एग्जांपल 99 ईयर्स लीज या 3 ईयर्स लीज या वैसे करके। हम्म, हायर परचेज में आप एक अमाउंट दे के उसको ले रहे हैं और कमीशन बेसिस। सर भूल गई मैं। है ना। ऑनेस्टली आई। तो इसमें क्या हाँ। था, लीजिंग और उसमें ओनरशिप इमीडिएटली आपकी हो जाती है लीजिंग में, हाँ। ठीक है। हायर परचेज में जितना भी पैसा आप दे रही हो ईएमआई का वो रेंटल्स रहता है। जब आप पूरा पेमेंट कर देते हो तो वो ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है, कि तब तब तक ट्रांसफर होती आप है। उसके बिहाफ पे ही चला रहे हो सिर्फ रेंट देके। हायर हाँ। परचेज में ये कंसेप्ट था। हम्म। लीज अगर आपने लिया, आपको उसको पे करना है, उसको बेच के आप उसके बदले में पैसा दे के क्लियर कर सकते हो। लेकिन हम्म। हायर परचेज में आपको ओनरशिप ही नहीं है तो आप बेच नहीं पाओगे। हम्म। हम्म। तो ये बिजनेस भी इंश्योरेंस एनबीएफसी कंपनीज करती हैं। तो इन सबको हाँ। कौन रेगुलेट करता है? इन सबको आरबीआई रेगुलेट करता है। इंश्योरेंस जो बिजनेस है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है, वो भी हाँ। एनबीएफसी की कैटेगरी में आई। चिट बिजनेस क्या हाँ। होता है? चिट बिजनेस जो टिकट्स निकलती है, जो हाँ, चिट होता है वो जो किटी वो पार्टी में जो करते हैं ना, हाँ। छोटी छोटी किटियां हाँ। डालते हैं। फिर इसमें करेक्ट। क्या नहीं है, whose principal business is that of, अब किन को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटी। क्या हम्म। होती है एग्रीकल्चर एक्टिविटी? खेती बाड़ी करना। खेती। हाँ। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग और वैसा करके। हाँ। परचेज और सेल ऑफ गुड्स, ट्रेडिंग, हाँ, ठीक है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सर्विस कंपनी, हाउस कीपिंग, ये वो। इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ। ओके, ये डज हाँ। नॉट इंक्लूड में आ गया। हम्म। लेकिन
कब? जब प्रिंसिपल बिजनेस ये हो, बिजनेस हो, हमारा बिजनेस है, हम लोन भी देते हैं और हम थोड़ी एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो नहीं कह सकते कि हम नहीं है एनबीएफसी, अनलेस हमारा प्रिंसिपल बिजनेस इनमें से कोई एक हो। टाटा ठीक है। टाटा स्टील एनबीएफसी होगी? टाटा नहीं, स्टील टाटा स्टील नहीं, 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 टाटा फाइनेंस इज एनबीएफसी। लेकिन टाटा स्टील नहीं होगी। नहीं क्यों? होगी, हाँ। क्योंकि उसका मेन काम है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। एक्टिविटी, हाँ। टाटा कॉफी, जो कॉफी बना नहीं रही है, होगी, या टाटा नहीं टी। होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो गया। ठीक है। अभी हाँ। डीएलएफ। यहाँ पे एक चीज़ है, मुझे पूछना है, तो एनी हायर इंश्योरेंस कंपनी, हायर परचेज एंड लीजिंग कंपनी हमेशा एनबीएफसी रहेगी? इज इट मैंडेटरी? अगर प्रिंसिपल बिजनेस यही है। सो आपके हिसाब से मतलब अपने साथ उबर, ओला, ये सब एनबीएफसीज है? नहीं नहीं, जो चला रहा है वो नहीं, जो ओला उबेर में कार फाइनेंस कर रहा है। अभी देखो, जो ड्राइवर्स हैं ओला हम्म। उबेर के, उनके पास फंड्स नहीं है गाड़ियां लेने के, हाँ। लेकिन ओला उबेर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो भी कोई गाड़ी लाएगा उसको वो बिजनेस देते हैं, हम्म। जिससे वो इनकम कमा सकते हैं। हाँ। तो ओला उबेर तो है सर्विस प्रोवाइडर ये। हम्म। ओके। तो ओला उबेर तो हो गया आउट। लेकिन हम्म। अब जो ड्राइवर गाड़ी ले रहा है चलाने के लिए, अब वो दो तरीके से ले सकता है, अपनी खुद की गाड़ी अटैच करे ओला उबेर में, हाँ। या फिर और या फिर, लोन पे ले। हाँ। अपनी यानी तो लोन पे, दो ही तरीके हो सकते हैं ना, और कोई नहीं है। हम्म। अब लोन पे हाँ, भी वो हाँ। लीज पे भी हो सकती है और हायर परचेज भी हो सकती है, वो हायर सिर्फ परचेज। मैकेनिज्म है हाँ। कि आप किस बेसिस पे आप ले रहे हो। तो जो ओके। कंपनी उसको लोन पे गाड़ी दे रही है, वो उस हम्म। कंपनी को क्या मिलेगा? उसको इससे इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगी। हाँ, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स, या। इंटरेस्ट प्रिंसिपल वो पे करेगा जितने भी 3 साल के हाँ। लोन पे, और बाद में वो हाँ। गाड़ी उसकी हो जाएगी। तो जो कंपनी ये प्रोवाइड कर रही है इनको फाइनेंस टू एक्वायर द अच्छा। व्हीकल, ठीक तो है, वो गॉट इट सर। कंपनी हाँ। क्या बनी? एनबीएफसी। और कौन सी? एनबीएफसी। ये वाली, लीजिंग और लीजिंग हायर वाली। परचेज। हाँ। राइट। राइट। तो ये हो गया। अब हमको मालूम होना चाहिए, ये क्लियर समझे आपकी एक एनबीएफसी का एकदम, एकदम, हाँ, एग्जैक्ट हाँ, हाँ। डेफिनेशन क्या है। हाँ। सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट है कि कंपनी देखने, तो एलएलपी जो है वो बन सकती है एनबीएफसी? एलएलपी, हाँ, क्यों नहीं बन सकती? नहीं, हाँ, बन सकती है ना। इट्स ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। के एलएलपी एक्ट। अच्छा, हाँ, एक्चुअली वो तो एलएलपी एक्ट में आएगा ना। ठीक है। हाँ। राइट। हाँ। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि कंपनी होना चाहिए, फर्म, हाँ। पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, कांट बी एनबीएफसी। हम्म। राइट। उसके बाद हाँ। बिजनेस हो, लोन एंड एडवांसेस में हो, एक्विजिशन ऑफ स्टॉक में हो, लीजिंग में हो, हायर परचेज में हो, इंश्योरेंस में हो, चिट बिजनेस में हो। हम्म। हाँ। लेकिन उनका प्रिंसिपल बिजनेस अगर इनमें से कोई एक है, हाँ, तो वो तो नहीं एनबीएफसी होगा। एक्सक्लूड है। उसके अलावा हाँ। एक और कैटेगरी है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है डिपॉजिट लेना, हम्म। इन वन लम्प सम और इंस्टॉलमेंट, बाय वे ऑफ हम्म। कंट्रीब्यूशन। जो लोगों से पैसा लेती है, हम्म। डिपॉजिट्स लेती है, उसको ये लोग हम्म। बोलते हैं रेजिजुरी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। हाँ। जो उन कैटेगरी, तो इसको यहाँ पे एक और कैटेगरी अगर मैं डाल दूँ हम्म। इसमें, चिट बिजनेस के बाद, रेजिजुरी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। राइट। राइट। तो अभी नंबरिंग दे दूँ इसको मैं, ताकि हमेशा याद रहे कि कितने हाँ। बिजनेस होते हैं। और भी कैटेगरीज है जो आएंगी, और भी तरीकों से उसको डिफाइन करते हैं, जब आप रेगुलेशन पढ़ोगे तो देखेगा, लेकिन वो इसी के सब हेड्स में हम्म। ही आएगा। हाँ, हाँ। जैसे एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी, हाँ, जो एकदम छोटे लेवल असेट पे लोन देते हैं। मैनेजमेंट हाँ। कंपनी, हाँ। ओके, ये क्लियर हो गया। और डज नॉट इंक्लूड विद प्रिंसिपल बिजनेस। अब प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है टेक्निकली? वो प्रिंसिपल बिजनेस जिसमें आपका 80% का जो इनकम होता है, वो किधर से आ रहा है आपका? ठीक है। अब जरा इसको पढ़ लेते हैं आगे, क्योंकि डेफिनेटली अगला क्वेश्चन यही बन रहा हाँ। है। सेकंड पढ़ दो। So, financial activity as principal business is when a company's financial assets constitute more than 50% of the total assets and income from financial assets
constitute more than 50% of the gross income. A company which fulfills both these criteria will be registered as NBFC by RBI. The term principal business is not defined by the RBI. The Reserve Bank has defined it as to ensure that only companies presently engaged in financial activity get registered with it and are regulated and supervised by it. Hence, if there are companies engaged in agricultural operations, industrial activity, purchase and sale of goods, providing services of purchase, sale or construction of immovable property as their principal business, and are doing some financial business in a small way, they will not be regulated by the Reserve Bank. Interestingly, this test is popularly known as 50-50 test and is applied to determine whether or not a company is into financial business. तो Okay. इसका क्रक्स क्या हो गया? अगर एक कंपनी के 3 बिजनेस है, राइट मूव के, वो स्टील भी बना रही है, फाइनेंसिंग भी कर रही है, तो वेदर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कि एनबीएफसी है, वो इस बेस पे डिसाइड होगा कि उसकी असेट्स या उसकी इनकम का 50% से ज्यादा पोर्शन जो है वो इसमें कहाँ पे क्या आ रहा है, किस कंपनी में, हाँ किधर से आ रहा है, हाँ ठीक है। और ये ऑथेंटिक है बिकॉज ये आरबीआई के एफएक्यूज है, तो इसमें किसी का पर्सनल वो नहीं है, आरबीआई का ये मानना है। क्योंकि कोई भी आपसे पूछे कि एनबीएफसी का 50-50 टेस्ट क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा व्हाट इज प्रिंसिपल बिजनेस। तो यहाँ पे हम सिंपल बोल रहे हैं इट इज ए 50-50 टेस्ट। तो ये बोलता है एटलीस्ट 50% of total assets should be financial assets or 50% of the income should be financial income, right? अब अगर हम इन्वेस्टमेंट कंपनी के कंटेक्स्ट में इसको देखें, अगर राइट मूव एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है, और FY 2021 में इसने 40 लाख रुपीस इनकम करी। इस इनकम में से 25 लाख बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट है, एंड 15 लाख बाय वे ऑफ एडवाइजरी फीस है। तो क्या ये एनबीएफसी का पहला क्राइटेरिया पूरा कर रही है? 25 हाँ कर रही है ना। 25 नहीं, सॉरी 15 लाख हो गया, 40 में 15 लाख हो गया। नहीं कर रही है, अब नहीं कर रही है। कैसे? क्योंकि अदर इनकम, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम, सॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना ये जी। तब कर रही है सर, 25 इन्वेस्टमेंट कंपनी ना, तो कर रही है ये। तो ये राइट मूव इन्वेस्टमेंट कंपनी इस केस में कर रही है, ठीक है। अब यही कंपनी क्रेडिट कंपनी है, अब नहीं कर रही है, अभी भी कर रही है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है ना, फाइनेंशियल एसेट्स, उसमें ये लोन इन्वेस्टमेंट सब कवर होते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ क्रेडिट कंपनी के लिए। अब एसेट वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। इसकी टोटल एसेट्स 40 लाख है। अब इसकी क्रेडिट कंपनी की एसेट क्या होंगी? जो इसने लोन दिए हुए, क्योंकि क्रेडिट की एसेट फिक्स एसेट नहीं होंगी ना। इसके अगर बैलेंस शीट आप देखोगी तो प्रीडोमिनेटली लोन एडवांसेस होंगे, फिर कुछ फिक्स एसेट्स होंगी, फिर कुछ कैश एंड करंट एसेट्स होंगी, राइट। अब 40 लाख में अगर ये जो पोर्शन है ये 25 लाख है और बैलेंस पोर्शन 15 लाख है, तो ये टेस्ट पास कर रहा है क्योंकि ये मोर देन 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आई मीन लोन दे रहा है। तो इसकी जो टोटल एसेट है उसका 50% से ज्यादा फाइनेंशियल एसेट्स हैं। फाइनेंशियल एसेट्स लोन एडवांसेस हुए, इन्वेस्टमेंट्स हुई, टेंजिबल एसेट होती है लैंड बिल्डिंग ये सब चीजें। तो इस केस में भी ये बन जाएगी एनबीएफसी एलिजिबल टू रजिस्टर, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हुई। यहाँ तक इस स्टेज पे अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी, आप अपना काम कर रहे थे, अभी एक स्टेज पे सीधा जाते तो 50-50 टेस्ट नहीं लग जाता। धीरे धीरे ही आप ये सब एसेट्स आएंगी, इनकम आएंगी। सो द मोमेंट यू क्रॉस आइदर ऑफ देम, देन यू हैव टू आस्क कि वेदर
I should get registered as NBFC. ओके सर, ये तो फिर मैंडेटरी नहीं हो जाएगा क्या कि नाउ यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड, हाँ, क्योंकि अब आपने इसमें 50% इसमें इसमें आरबीआई क्या बोलता है कि हम्म unless you have net on the set of 2 crore rupees, हम्म your हाँ, 2 करोड़। financial हाँ, asset or financial income should be less than 50%. परसेंट, यस। हाँ। तो इसका मतलब अगर आप 50% से ऊपर जा रहे हो तो आपका जो ऑडिटर है पहले ही क्वालिफाई कर देगा कि आपको ये कंपनी एनबीएफसी के उसमें जा रही है, तो आपको एनबीएफसी की रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। अकॉर्डिंगली आपको अपने नेट ऑन एसेट 2 करोड़ करके आरबीआई में हम्म रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। हाँ। और अगर आप बोलते हो नहीं हमें नहीं करना, तो आपको अपनी फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल इनकम को 50% से लेस पे लाना चाहिए। तभी आपका राइट। प्रिंसिपल बिजनेस जो है वो हम्म फाइनेंशियल एक्टिविटी ना होकर कोई और रहेगा, क्योंकि 50% उससे कंट्रीब्यूट हो रहा होगा। हाँ। ठीक है, तो ये सेकंड चीज है कि ये क्वेश्चन आता है कि हमको अभी अगर हमारी 50% से ज्यादा है तो अब हम क्या करें, यही क्वेश्चन आएगा ना हाँ। इस स्टेज पे। आज अगर अभी हम सिंपल कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड थे तो हमारे पास सिर्फ हम्म सीओ था। टुडे हम्म एज ऑन 31 मार्च मेरे जो ऑन फंड थे हम्म 1 करोड़ थे, हम्म एंड 60% ऑफ माई इनकम वाज फाइनेंशियल इनकम। हम्म वाज फाइनेंशियल इनकम, राइट। हाँ। तो अब ये फिट केस है क्योंकि 50% से ज्यादा है, और आरबीआई बोलता है किसी भी कंपनी का अगर 50% से ज्यादा इनकम फाइनेंशियल एसेट से आ रहा है या फाइनेंशियल इनकम से आ रहा है तो हाँ। दैट शुड बी ट्रीटेड एज एनबीएफसी। करेक्ट। अब कहीं आरबीआई एक्ट में ऐसा लिखा है कि नो एनबीएफसी शेल कैरी बिजनेस ऑफ एनबीएफसी अनलेस इट हैज नेट ओन्ड एसेट ऑफ 2 करोड़ रुपीस। तो जैसे ही आपका ये क्रॉस हुआ, अब आपके ऊपर हाँ। ऑब्लिगेशन आ जाएगा। हाँ। क्या ऑब्लिगेशन आ जाएगा? दो ऑब्लिगेशन आ टू जाएंगे करोड़ आपको। सब प्राइमरी ऑब्लिगेशन होगा टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर। रजिस्टर्ड एज एनबीएफसी। हाँ। अब आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे। एक बोलो कि ये तो मेरा ऐसे ही एक्सीडेंटली हो गया, मेरा बिजनेस नहीं है एनबीएफसी, बिजनेस तो मेरा स्टील का ही है। हाँ। तो आपको कॉन्शियसली जो भी क्राइटेरिया मेट हुआ है फाइनेंशियल एसेट या इनकम का, उसको रिड्यूस हम्म करना पड़ेगा। ओके। अगर नहीं रिड्यूस करते हम्म एक सिंगल। हाँ। ठीक है, तो टू रिड्यूस देम हम्म और इंक्रीज नेट ऑन फंड टू 2 करोड़ रुपीस हम्म एंड बिकम एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज एनबीएफसी हम्म एंड गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। हम्म तो सबसे पहला क्लाइंट कौन आएगा आपके पास? ये वाला। हाँ, जिसने अपना मोर देन 50% अभी कर आपके लिया है। पास किसी की बैलेंस शीट आई चेक करने को, आपने हाँ। एनुअल रिटर्न बनाने को, आपने उसमें देखा कि ये रे इसकी फाइनेंशियल इनकम तो ये हो रही है, और इसके ऑडिटर हम्म ने भी क्वालिफाई किया, तो अब आप उसको क्या सुजेस्ट करोगी? अब आप उसको ये सुजेस्ट करोगी कि या तो रिड्यूस कर लो, हम्म क्योंकि आप बिजनेस नहीं कैरी कर सकते फाइनेंशियल बिजनेस अनलेस 2 करोड़ की नेटवर्थ हो, हम्म और या फिर आप रजिस्ट्रेशन कराओ। हाँ। क्लियर? करेक्ट। ये पहला स्टेप है। अब यहाँ पे इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या आएंगे फिर? क्लाइंट ने आपको असाइनमेंट दे दी, रजिस्टर कराओ, हम्म टू रजिस्टर। तो सर एनबीएफसी तो रजिस्टर होना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। ऐसा कौन बोलता है? हम्म हाँ। ऐसा कौन बोलता है? सर दे ही नहीं रही ना, आरबीआई अप्रूवल्स ही नहीं दे रहे ना। ऐसा कुछ नहीं, अभी हमारी किसी मेरे फ्रेंड की कंपनी रजिस्टर हुई अगस्त 21 में। टाइम लगाते हैं, आपके हैदराबाद में ही किसी की रजिस्टर हुई। ओके। खाली टाइम टेकिंग काम है। टाइम टेकिंग काम है कितना सर? 6 to 1 year, हाँ हाँ, 6 months to 1 year इतना टाइम लग जाता है। लग जा रहा है। अब इसमें कैसे होता है, देखो जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो, तो यहाँ पे अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? हम्म रिक्वायरमेंट्स क्या है रजिस्ट्रेशन की, करेक्ट। कौन से पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना, हम्म
डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट, हम्म, राइट। अब ये जो राइट, चीजें हैं मैं आपको उन चीजों पे नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि ये सब ऑलरेडी वीडियो में ना कवर्ड है कि अगर ओके, हाँ, एनबीएफसी आपको रजिस्टर करनी है, जो पहला या दूसरा हम्म, वीडियो जो पार्ट 1 पार्ट 2 है ना, और इसके बाद हम्म, एक और भी है, उसमें ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है सामने सामने आपको दिखा के ठीक है, कि कौन सी साइट पे जाओ, क्या लिखना है, क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, किस स्टेज पे आपको क्या लगेगा रजिस्टर एनबीएफसी में। ओके, तो ये अपने आप में पूरा एक 2-3 घंटे का टॉपिक है। टाइम मिलेगा हाँ, या कभी फुर्सत में है तो करेंगे, लेकिन अभी हम इनिशियली हम उस स्टेज पे चल रहे हैं जहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग जीरो से एटलीस्ट वो लेवल पे आए कि आपका उस चीज में इंटरेस्ट आए और फिर आप उसको फर्दर कर सको। कर सके, ठीक बात है सर, हाँ, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल, अगर हल्का सा भी हिंट मिला चीज क्या है क्या देखना है तो उसके बाद तो आप एक ही बार में आप उसका पोस्टमार्टम कर सकते हो। हाँ, हाँ, राइट, अब हाँ, हम फर्स्ट तो खत्म लेमैन तो करना रहे नहीं हम लोग। अगर मैंने भी आपको हाँ, बेस बता दिया एनबीएफसी क्या होती है, रजिस्ट्रेशन बता दिया, फिर आपको डायरेक्शंस दिखा दी, उसके प्रोविजंस दिखा दिए, हाँ, फिर तो हाँ, आप फिर पढ़ो, इट्स इजी फिर टू तो और ग्रैस्प, हाँ, साइट दिखा दी कि यहाँ पे लॉगिन करना है, ये इसकी हेल्प किट है, ये इसका हुँ, एफएक्यू है। हुँ, तो फिर वो जरूरत नहीं है कि इसके अंदर क्या भरना है, कि कंपनी के नाम में क्या राइट, भरेंगे या एमओए क्या होता है। तो हाँ, आपको हाँ, हाँ, रजिस्टर करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन से पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या हुँ, सबमिट करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। हाँ, ये पहला प्रोसेस था जो हमने हुँ, सेकंड उसमें लिया कि एनबीएफसी होती क्या है और हुँ, उसमें प्रिंसिपल बिजनेस का क्या क्राइटेरिया है। हुँ, एफएक्यू से ही जा रहे हैं। हुँ, तो यहाँ तक क्लियर है 1 एंड 2। एकदम, अभी इसको नीचे हाँ, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, खाली क्वेश्चन से आप मुझे आंसर दे सकते हो। हुँ, तो क्या होती है ठीक है। एनबीएफसी? मैं आपको बताऊँ, सो यस यस। एनबीएफसी इज़ अ कंपनी व्हिच इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ईदर 1956 एंड 2013 हाँ। एंड दे आर इनटू बिजनेस ऑफ लेंडिंग मनी हम्म। और इनटू इन्वेस्टमेंट्स, हम्म। चिट फंड्स, हम्म। हायर परचेज, हम्म। लीजिंग, और क्या रह गया? इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनीज, और ठीक है? रेजिजरी एनबीएफसी। Residuary NBFC, agricultural company and इंडस्ट्रियल, industrial company. These are not included into ट्रेडिंग, part of ट्रेडिंग। trading सिंपल समझो company. ना, देखो अभी किस टाइप की कंपनी होती है, अब नॉर्मल जो कंपनी देखने कंपनियां रहती हैं हाँ, वो, agricultural, industrial, trading, और मैन्युफैक्चरिंग अपना सर, मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, 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 और सर्विस सर्विस कंपनी। प्रोवाइडर्स, हाँ, तो वो दे आर एक्सक्लूड हो नॉट, गए क्योंकि आप उनको हाँ, एनबीएफसी है ही नहीं, आपको क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि वो करेक्ट, सब कंपनी उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही थी, इसलिए कभी आपने हाँ, उनको देखा नहीं, हाँ, राइट। राइट, राइट, अब इसके बाद एंड हम आगे आगे अगले प्रोसेस पे हम्म, कि प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, तो उसमें बहुत एक ही लाइन है, 50-50 टेस्ट। 50-50, हाँ, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल इनकम, टोटल एसेट और टोटल इनकम का 50% से ज्यादा हुआ तो यू आर हाँ, एनबीएफसी, अदरवाइज यू आर नॉट, करेक्ट, हाँ, राइट। राइट, तो राइट, अभी बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस है? वन स्टेप सो लोअर है, लेकिन क्या है वो लोअर? बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंस क्या है? हाँ, पढ़ना है मुझे, नहीं आप पढ़ने का बोल रहे ऑब्वियसली हैं ना? आपको ही पढ़ना। हाँ, NBFCs lend and make investments, and hence their activities are akin to that of banks. However, there are few differences as given below. NBFC cannot accept demand deposits. NBFCs do not form part of the payment and settlement system and cannot issue checks drawn on itself. हम्म, Deposit insurance facility of deposit insurance and credit guarantee corporation is not available to depositors of NBFCs, unlike in case of banks. तो क्या Yes. समझ आया आपको इसमें से, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट्स मतलब डीडीज जो बोलते हैं कि आप कैन नहीं, नॉट एक्सेप्ट, नहीं। आप डिमांड पे नहीं रखते, आपको पहले से प्री डिटरमाइंड टाइम पे आपका पेमेंट्स करना पड़ेगा। अभी देखो आप बैंक में जाते हो, हाँ, आप पैसा जमा कराती हो, आधे घंटे हाँ, बाद में आपका मन करता है मैं अपना पैसा निकाल लूँ, निकालो, हाँ, तो बैंक आपकी डिमांड पे आपको पैसा वापस कर रहा है, हाँ, तो ये होता है डिमांड डिपॉजिट। हाँ, तो ये फैसिलिटी एनबीएफसी को अलाउड नहीं है। नहीं, ओके, हाँ, सेकेंडली, ये लोग चेक्स नहीं इशू कर सकते। अब बैंक हाँ, चेकबुक देते हैं ना, एनबीएफसी आपको चेकबुक हाँ, नहीं हाँ, दे हाँ, सकती। हाँ, एनबीएफसीज कैन क्यों? नॉट डू क्योंकि दैट, हाँ, चेकबुक देने का मतलब ही क्या हो गया, आप डिमांड डिपॉजिट को एनकरेज कर रहे हो ना। डिमांड, हाँ, अब इसका राइट, फंडिंग कैसी रहेगी, पीरियड बेस्ड फंडिंग रहेगी, ये 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए ऐसे लोन लेंगे। हाँ, लेकिन ये ऐसे लोन लेंगे, पब्लिक जो उनको उनको लोन देने के लिए पैसा तो चाहिए ना किसी से, हाँ, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? बैंकों को पैसा कहाँ से आता है? बैंकों को ये करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट से आता है।
जो डिमांड डिपॉजिट है लोग जमा कराते हैं और कभी भी ले लेते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो बैंक उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। हुँ, तो इनको कहाँ से आएगा? इनको अदर देन डिमांड टाइम वाले 3 मंथ के डिपॉजिट लिए, एफडी ली, तो ये उस तरह से पैसा लेंगे या कहीं से हाँ। लोन लेंगे एक पर्टिकुलर पीरियड का। फिर ये हुँ, चेक्स इश्यू नहीं कर सकते। फिर जो हुँ, इनके जो जिन्होंने भी इस पे डिपॉजिट्स दिए, पैसा दिया है हुँ, इसको एनबीएफसी को, उनको इंश्योरेंस हुँ। फैसिलिटी नहीं हाँ, है। बैंक जब कॉर्पोरेट। डूबते हैं, लाइक पीएमसी स्कैम हुआ, कुछ हुआ, तो मिनिमम एक अमाउंट तक उनके डिपॉजिट सिक्योर्ड रहते हैं। हाँ, 10,000 या 1 लाख रुपए तक का जो पैसा है, वो अगर बैंक हाँ, डूब भी गया तो भी मिलता है, ऐसा एनबीएफसी में नहीं होता। नहीं होता, ओके। ठीक है। अब सेकेंडली फोर्थ क्वेश्चन है, जो एनबीएफसी है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? हुँ। पढ़ दो एक बार। हाँ, in terms of section 45 IA of the अब RBI आप Act ये समझ के लो, 1934। मैं आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, सब ऑलरेडी है। हाँ। मैं सिर्फ आपको पढ़ने में हेल्प कर रहा हूँ। हाँ, तो अगर सर आपको वही कुछ वही मैंने कहा है तो सब कुछ ही। हाँ, कुछ हाँ, भी राइट। मेरा कोई मटेरियल नहीं है, सब ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। अब आप अगर खुद हाँ, इंटरेस्ट निकालो और ढूंढ ढूंढ के पढ़ो, तो मैं आपको एक स्टार्ट करा रहा हूँ। हाँ, जहाँ करेक्ट। आपकी स्टार्ट हो गई, जहाँ आपको बेस बन गया, उसके बाद जब आप एक क्लाइंट लोगी, वो काम को हाँ, समझोगी, तो अपने आप पूरा पोस्टमार्टम करके करके भी बैठी होगी। क्योंकि हो कंपनीज एक्ट में जाएगा। भी जब नई नई असाइनमेंट आती है, तो आपने पहले तो हाँ, नहीं पढ़ी होती। हाँ, नहीं वो जैसे-जैसे आती है वैसे-वैसे ही अपन हाँ, रिफ्रेश तो होते लाइक हैं। अभी आपके सीए फ्रेंड ने आपको एनबीएफसी दे दी, तो आपको सिर्फ उससे अब हुँ, ये समझना है पहला काम कि मुझे इसमें करना क्या है, और ये कौन से टाइप की हाँ, एनबीएफसी है। हुँ, क्योंकि इसका फायदा कब है? जब ये आपकी इनकम सोर्स में कुछ तो ऐड करे, ये पढ़ना, हुँ, तो आपका इसमें और करेक्ट। इंटरेस्ट आएगा। और वो एक अगर आपने एक्टिविटी करी, तो वैसे मल्टीपल चैनल्स खुलेंगे आपके। सेम चीज हाँ, फेमा के लिए भी एप्लीकेबल है। हाँ। और सर फेमा, एक और चीज़ ये है कि जब तक आप इसको एक्चुअली अप्लाई नहीं करते हो ना, आफ्टर हाँ सम पीरियड आप भूल जाते हो। हाँ, कितना पढ़ के कितना तो याद इसलिए रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले क्लाइंट को हाँ करो आंख बंद करके, और फिर पढ़ो साथ हाँ, साथ। राइट। मेरे भी 20 साल में अभी जिस कंपनी में ज्वाइन को वहां पे आई है, अच्छा, लेकिन ज्वाइन करते ही वही, जो एक बार आ गई तो इंटरेस्ट बन गया, तो फिर तो अभी आता मैं गया। आपको पढ़ा पा रहा हूँ हुँ, कि राइट। सेम चीज जो 1 साल पहले आपकी स्टेज पे मैं खड़ा था, जितना जो आपने डेफिनेशन दी, वही डेफिनेशन हाँ। मैं दे रहा था कि एनबीएफसी क्या होती है। ठीक है। तो वही जैसे आपने बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी काम आ रहा है तो उसको लो, हुँ, कहीं हुँ, अटकते हो आप मेरे से हेल्प लो, हुँ, मैं कर पाऊंगा, नहीं तो रिसोर्स को आपको रेफर कर दूंगा। बट एक बार हाँ, अगर आपने काम कर लिया, ये पूरा डोमेन लाइफ टाइम के लिए साथ में होगा। आता जाएगा। ठीक है। तो अब अगला तो क्वेश्चन आ गया, कोई भी क्लाइंट पूछेंगे, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्लाइंट के हाँ, क्वेश्चन है जो आपसे पूछेंगे। हुँ, अब वो बोलेगा अरे मेरी इनकम तो इतनी हो गई, क्या मेरा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? हाँ, तो अब आपका पहले बिना पढ़े आंसर बताओ क्या है, और फिर उसको आंसर से कंपेयर करो। हाँ, कंपलसरी है क्या? ठीक। बिना पढ़े बताओ। Is it necessary that every NBFC should be registered with RBI? Yes, sir. एवरी एनबीएफसी शुड आपने बी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, दिस इज योर स्टैंड, हाँ, राइट? अब इसको पढ़ो, या तो ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे okay. In terms of Section 45 IA of the RBI Act 1934, no banking financial company can commence or carry on any business of a non-banking financial institution without a obtaining a certificate of registration from the bank and without having a net owned fund of rupees 25 lakhs or 2 crore since April 1999. However, in terms of the powers given to the bank to obviate dual regulation, certain categories of NBFCs which are regulated by other regulators are exempted from the requirement of registrations with RBI. Example, venture capital fund, merchant banking companies, stock broking companies registered with SEBI, insurance company holding a valid certificate of registration issued by IRDA, Nidhi companies as notified under section 620A of the Companies Act 1956, chit companies as defined in clause B of section 2 of the Chit Funds Act 1982, housing finance companies regulated by National Housing Bank, stock exchange और mutual benefit company. समझिए सर, हैं। समझिए ना क्या जो मतलब? अदर अब सबसे रेगुलेटर्स पहले के। यहाँ पे, क्योंकि क्या हुआ, नो हम्म, एनबीएफसी कंपनी लिखा है। अब एनबीएफसी कंपनी आपने अब डिफाइन कर लिया हम्म, कि जिसकी फाइनेंशियल इनकम या फाइनेंशियल एसेट 50% से क्या? ज्यादा हो, और हम्म, वो ऊपर जो 6 या 7 एक्टिविटी थी उसमें से किसी एक में एंगेज हो, हाँ, राइट?
अब राइट। इस कंपनी के पास उस स्टेज तक तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ये यहाँ पे ही आपको रोक रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, आप एनबीएफसी कंपनी बन गए कि आपकी एक्टिविटी वो हो रही है और आपका प्रिंसिपल बिजनेस है, 50-50 टेस्ट में आप क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। यू कैनॉट कमेंस नई कंपनी के करेक्ट। लिए और कैरी ऑन बिजनेस। द मोमेंट यू टच दैट थिंग यू कैनॉट कैरी ऑन फर्दर unless you obtain a certificate of registration from RBI हाँ, and increase your net on fund to 2 crore rupees. 2 crores एंड देन बाद में until you are already registered with any other regulator, हाँ, तब जो आपको भी आप, exemption हाँ, मिल ये जाएगी। इन सब कैटेगरीज हाँ, में अगर आप फॉल करते हो तो आप अपना बिजनेस उस रेगुलेटर के वजह से करोगे। तो हम अभी करेक्ट। जितना भी हम फोकस कर रहे हैं, हम वो बेसिक हाँ, पहली दो कैटेगरीज के लिए फोकस कर रहे हैं, फोकस क्रेडिट करें, हाँ। एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। कंपनी, हाँ। क्योंकि इनिशियल स्टेज में जब तक हमारे क्लाइंट्स आएंगे 80% उसी लिमिट में ही आएंगे, तो बाकी हाँ, इसको छोड़ के उसी पे हमें पूरा कंसंट्रेशन करना है। तो अब आप हाँ, किसी से भी अगर कोई आपसे ये पूछे तो आप उसको क्लियरली बोल सकते हो कि भैया तुम जो ये काम कर रहे हो वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इतनी एडवाइस आप दे हाँ, सकते हो। हाँ, हाँ, हम्म। अब दे सकते हैं। ठीक हाँ, है। बिल्कुल, अब तो दे सकते हैं, हाँ। अब फिफ्थ पे आओ। अब हाँ, रजिस्ट्रेशन व्हाट आर करना द है तो कैसे करें? हाँ. So, a company incorporated under the Companies Act and desirous of commencing business of non-banking financial institution as defined under Section 45(ie) of the RBI Act should comply with the following. हम्म। It should be a company registered under Section 3 of the Companies Act 1956, 2013. It should have a minimum net owned fund of rupees 200 lakhs. The minimum net owned fund required for specialized NBFCs like NBFC MFIs, NBFCs F factors, CICs is indicated separately in FAQs on specialized. जनरल थंब रूल है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो दो प्री हाँ, कंडीशन है। पहली, आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। हाँ, दूसरी, 2 करोड़, आपका मिनिमम नेट ओन फंड 2 करोड़ होना चाहिए। 2 करोड़ होना अब चाहिए, मिनिमम हाँ। नेट ओन फंड एक टेक्निकल डेफिनेशन है जो एनबीएफसी डायरेक्शंस में डिफाइन किया उन्होंने कि वो ओके, कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप अभी के लिए हाँ, मतलब समझो कि मिनिमम कैपिटल 2 करोड़ होनी चाहिए, 2 करोड़ है, लेकिन ठीक है। टेक्निकली वो थोड़ा और रिफाइंड वर्जन है कि उसमें क्या क्या हाँ, इंक्लूड करना है। ओके, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर आपको आरबीआई के पास जाना है तो पहले आपको अपनी दो हाँ, करोड़ की कैपिटल करनी पड़ेगी और अपने आप का एक हम्म, सीओआई रेडी करना पड़ेगा। हाँ। अब करना है तो कैसे करेंगे? प्रोसीजर जानना है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ती हूँ, व्हाट इज द हम्म। प्रोसीजर. The applicant company is required to apply online and submit a physical copy of the application along with the necessary documents to the registrar office of the Reserve Bank of India. The application can be submitted online by accessing RBI's secured website अब cosmos.rbi. ये And डिस्कनेक्ट होगी, इसकी जगह अब हाँ, ये एक्सबीआरएल की साइट आ गई। हाँ. Right. At this stage, the applicant company will not be logged on to Cosmos application and hence user IDs are not required. The company can click for company registration on the login page of the Cosmos application. A window showing the Excel application form available for download would be displayed. The company can then download suitable application forms, that is NBFC or SCRC from the above. Sir, ये तो अभी भी है ना SCRC? हाँ। ठीक है, फ्रॉम द अबव वेबसाइट, की इन द डेटा एंड अपलोड द एप्लीकेशन फॉर्म. द कंपनी में नोट टू इंडिकेट द करेक्ट नेम ऑफ रीजनल ऑफिस इन फील्ड C8 of the annexure 1 identification particulars in the Excel application form. The company would then get an application company application reference number for the COR ये application सब file देखने की on. जगह चेक करें कि है क्या साइट पे, इसको पढ़ने की जगह वहां से देखें कि हाँ, ये साइट में है क्या। हाँ, हाँ. तो ये रिपोर्टिंग का है, टैक्स ऑनलाइन रिपोर्टिंग यूज. ये रिपोर्टिंग का है, रिपोर्टिंग पोर्टल मेल हाँ, जाना पड़ेगा। सी द लिंक पे, आरबीआई एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म. फॉर्म्स। अभी अब तक इनका कॉस्मोस पे रेफरेंस आ रहा है। अच्छा, समझ रहा था कॉस्मोस अभी भी है नहीं, अंडर कॉस्मोस नहीं। मेंटेनेंस. हाँ. क्लस 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 सर, चलो पहले तो देख ले डॉक्यूमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एनबीएफसी आईबीएफसी एमएससी
इंफ्रा नॉन रजिस्ट्रेशन, पहले फॉर्म तो निकाल के देखे होता क्या चाहिए एक रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर सपोज आपका क्लाइंट आ गया आपको बनाने के लिए, तो ये डॉक्यूमेंट देख के आप मुझे बताओ क्या आप कर सकते हो क्या। सो टाइप 1 हो गया नॉन डिपॉजिट फिर आप कौन सी एनबीएफसी। कैटेगरी में हो इसको दे रहे हो, हम एप्लीकेशन कर रहे हैं एनबीएफसी खोलने का, और क्या कह रहे हो आप इसको, एप्लीकेशन शुड बी टाइप दिस अनेक्सर लगा। एक सेकंड प्लीज, क्या क्या है, कितना बड़ा बड़ा देख रहे। हाँ, जैसे ये फॉर्म है, नेम ऑफ कंपनी, सीन, पैन, इनकॉर्पोरेशन, एड्रेस, आरओसी, पब्लिक प्राइवेट, स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको। हाँ हाँ दिख रहा है। सो पहले हमको आरओसी में रजिस्टर करना होगा, फिर हम आरबीआई में आके रजिस्टर यस, करेंगे। ठीक है। हम्म। फिर कंपनी का हाँ चेंज नेम, उसका अर्लियर नेम, उसका रजिस्ट्रेशन किसी और रेगुलेटर पे है क्या, एमओए अलाउ करता है क्या, नेट ऑन हाँ फंड कितने हैं, एसेट लायबिलिटी कितनी है, स्टार्टअप कैपिटल हाँ कितनी है, शेयरहोल्डिंग पैटर्न दे दो, नेटवर्क दे दो, दे सकती हो ना ये आप। हाँ हाँ, ये तो सब मिल जाते हैं। तो अगर प्रोसेस कैसा है, ये दिया उसके बाद जो फॉलोअप है वो चलेगा। हाँ बिजनेस ऑपरेशन, ब्रीफ, पर्टिकुलर, यही सब उनके एक्सेल फॉर्मेट में सब डॉक्यूमेंट रहेंगे और अटैचमेंट की ऑप्शन रहेंगी। अटैचमेंट हाँ। ओके। खाली ये इतने डॉक्यूमेंट है तो फीस उसी हिसाब से होनी चाहिए। हम्म ये सब डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट्स, हम्म फॉर्मेट्स, ये सब हर एक डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन, ये सब आपको देना है, ठीक है। तो आरबीआई की एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस है, जो साइट पे हम्म मिलेगा अपने को, और वहां से अपन कर सकते हैं। हम्म तो कहाँ गया, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर जल्दी हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी करने का, उनकी साइट पे जाने का, अपलोड करने का, करेक्ट। ठीक है। इन लोगों ने अपडेट कर देना चाहिए। ये सब फॉर्म लिस्ट हमने सब एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया। हाँ अब सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये भी वर्ड बहुत यूज होता है, हाँ 500 का सेट साइज का जो रहता है। ठीक है ना। जिसकी एसेट साइज 500 करोड़ मोर है, तो मतलब ये हम्म कंपनियां वो हैं जिनके ऊपर ज्यादा रेगुलेशंस लगेंगे, हाँ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट और सिस्टमेटिकली नॉट इम्पोर्टेंट। नॉन इम्पोर्टेंट तो हाँ। 500 करोड़ से कम है वो नॉन इम्पोर्टेंट, और तो इनकी कंप्लायंस थोड़ी ज्यादा रहेगी, हाँ ठीक है। ठीक है। उसके बाद हाँ एंटिटीज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, तो आरबीआई किस किस को रेगुलेट करता है। हम्म तो अभी हमारे को जनरली आता है कि हर फाइनेंशियल कंपनीज को आरबीआई रेगुलेट करता है, तो ये उसका आंसर है कि हम्म हाँ या ना। ठीक है। डज आरबीआई रेगुलेट ऑल फाइनेंशियल कंपनी। Core and with asset size and those with asset size of 100 crore and above but not assessing public funds are exempted from registration. सर वो रहेगा ही, कोई कोई एग्जाम्पशन हर जगह है ही। कौन सा, कहाँ पे पहुंचे आप। ये कोर, आप नीचे इसी का मैंने लास्ट लाइन पढ़ दिया था कि अच्छा, इसमें एग्जेम्पशन कौन दे रहा है। वो एग्जेम्पशन कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी को मिल रहा है कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी विद साइज ऑफ लेस देन 100 करोड़ एंड हम्म दोज विद असेट साइज ऑफ 100 करोड़ एंड अबव बट हम्म नॉट असेसिंग पब्लिक फंड्स हम्म आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। ठीक है। हम्म पर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी अलग कैटेगरी है, जिनका सर असेट व्हाट से, इज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, एक बार उसकी तीन है बताएंगे। जो इन्वेस्ट ग्रुप कंपनियों में ही इन्वेस्ट करती है। ओनली जो ग्रुप कंपनीज इन्वेस्ट करेगी वो कोर हाँ, उसकी इन्वेस्टमेंट तीन है। कंडीशंस है को इन्वेस्टमेंट कंपनी की, जो ग्रुप कंपनी में इन्वेस्ट करती है, सर्टेन 90% ऑफ इनकम उनकी वहां से ही आती है, तो उनको अच्छा कहते हैं। अगर उनका सेट साइज लेस देन 100 करोड़ है, हाँ या 100 से ज्यादा है, लेकिन पब्लिक फंड्स नहीं एग्जाम करे, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है आरबीआई में, नहीं रिक्वायर्ड। ओके दैट इज कोर इन्वेस्टमेंट। ओके। ठीक है। अभी ये क्या था, आरबीआई रेगुलेट ऑल फाइनेंशियल नहीं, एचएफसी, मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर, वेंचर हाँ कैपिटल, निधि, इन सबको ये नहीं करता। हाँ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को रेगुलेटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक, मर्चेंट बैंकर्स आर बाय सेबी, इंश्योरेंस कंपनी बाय इंश्योरेंस। तो ये रीजन दे रहा है कि क्यों हम नहीं करते। हाँ हाँ इसमें जो मेन है कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों को उसने एग्जम्पशन दी है रजिस्ट्रेशन से, जिनका सेट साइज 100 करोड़ से कम है या ज्यादा है, तो पब्लिक फंड नहीं एक्सेस कर रहे। अब टाइप ऑफ करेक्ट। कंपनीज की हम बात कर रहे थे, तो ये हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम्म हमारे को जब आया था हमने इससे वही 6 कैटेगरीज देखी, हम्म क्रेडिट, ये अब ये पूरा उसका बाइफर्केशन है कि कितने टाइप के एनबीएफसी हो सकते हैं, पढ़ दो एक बार। हाँ हाँ। So NBFCs in terms of liabilities into deposit and non-deposit accepting NBFCs, non-deposit
taking NBFCs by their size into systematically important and other non-deposit holding companies, and C, by the kind of activity they conduct. Okay, so asset finance company, and AFC is a company which is a financial institution carrying on as its principal business the मेरे को लगता है ये financing. सिर्फ पढ़ना हो जाएगा, अपन इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। Okay. क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, बेस है कि क्या क्या कंपनी होती है। Okay. नहीं तो वही जो आप बोले ना, आधे घंटे बाद गायब भी हो जाएगा, क्या पड़ा था। हाँ होता है, जब तक आप रिलेट करके नहीं पढ़ोगे वो आधे घंटे में गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ टाइप टुकड़ों में बांटो। टाइप ऑफ लाइबिलिटीज, तो टाइप ऑफ लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? डिपॉजिट्स एंड नॉन डिपॉजिट्स। मतलब ये जो है लाइबिलिटीज, क्या मतलब ये इनकी फंडिंग कहाँ से होती है, हाँ, ओके। इनके सोर्स ऑफ फंड क्या है, या तो ये डिपॉजिट लेते हैं या नहीं लेते हैं। हाँ। तो एक के लिए बोलते हैं डी और एक के लिए बोलते हैं एनडी। एनडी। ठीक है, ऐसा ना, डीएसआई एनडीएसआई। तो पहली क्लासिफिकेशन हाँ, ये है कि जिस भी एनबीएफसी की बात कर रहे हो, लाइक आपका क्लाइंट आया तो आप पहला क्वेश्चन उससे ये पूछोगे कि आर यू डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग। नॉन डिपॉजिट टेकिंग, राइट। क्यों? क्योंकि अगर आप डिपॉजिट टेकिंग हो तो आपके ऊपर रेगुलेशन ज्यादा रहेंगे, अगर आप नॉन डिपॉजिट हो तो आपके ऊपर कम रहेंगे। हाँ। फिर अभी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, उसमें आएगा सिस्टमैटिकली, नॉन सिस्टमैटिकली। सिस्टमेटिक इंपोर्टेड आपने भी क्या पढ़ा, ग्रेटर 500 देन का करोड़। होगा। हाँ, 500 करोड़ से ग्रेटर होता है। और दूसरी कैटेगरी हो गई, लेस देन 500 करोड़। हाँ, तो ये दो तरीकों से बोल दिया इन्होंने, एनबीएफसी एनडीएसआई, एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट जो नहीं लेती, करेक्ट, हाँ। करोड़ और लेस देन 500 करोड़। तो कहीं पे भी अपने को ये वर्ड दिखेंगे, कौन से? पहले तो मैं डिपॉजिट टेकिंग होगी, वो बहुत सिंपल है, उसमें कोई हाँ, सिस्टमेटिक इंपोर्टेंट कोई नहीं है। डिपॉजिट टेकिंग हो क्या आप, अगर हो तो आपको सारे रेगुलेशन एप्लीकेबल है। हाँ। फिर दूसरी वही, आप नॉन डिपॉजिट टेकिंग हो तो नॉन आपका क्वेश्चन है डिपॉजिट आर यू सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट और और नॉन नॉन सिस्टम। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। तो ये मेन क्राइटेरिया हो गया। हाँ। अभी 2020 से ये 22 से ये सब बदलने वाला है। अच्छा, ओहो। अभी स्केल अभी तक बेस्ड पता नहीं। अप्रोच आ रही है, अपर टायर मीडियम टायर ऐसी आ रही है। इसका ये आगे सब एक, वही हाँ 96 को मुश्किल से याद किया तो इन लोगों ने 6 महीने में बदल के उसको 2013 कर दिया। हाँ, तो अब ये बदलने वाले हैं 2022 से। तो जो भी ओके। एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं अब उनको हाँ। मीडियम स्मॉल और अपर और एकदम अपर ऐसी 4 कैटेगरी में डाल रहे हैं। ओके, जैसे कंपनीज एक्ट में भी लोग चेंज कर रहे हैं हाँ वैसे ही कर ठीक रहे है, हैं। ये इतना क्लियर हुआ है एनबीएफसी का लाइबिलिटी के बेस पे। हो गया सर, हो गया ये वाला। अब काइंड ऑफ एक्टिविटी के बेस पे, मतलब बिजनेस क्या कर रहे हैं। पहला ये था हाँ, फंड के बेस पे, इन्वेस्टमेंट। ये था फंड बेसिस पे, कर। फंड हाँ। रेजिंग के बेस पे। हम्म। और दूसरी कैटेगरी है बिजनेस के बेस पे। हम्म। बिजनेस बेस्ड, ठीक है, इसमें क्या क्या आ हम्म। रहा है, हेडिंग को हम्म। करते हैं और ब्रॉडली समझते हैं क्या है। असेट फाइनेंस कंपनी आपकी नज़र में क्या रहेगी? जो मतलब फिजिकल एसेट्स में जो भी करती है, व्हीकल्स, ठीक है, लैंड नहीं, लैंड इमूवेबल हो गई, सॉरी। हाँ, बट वो भी आएगा ना। हम्म, मशीनरीज, मशीनरीज, देखो आप पहले व्हीकल। मेरा क्या बोल रहे हैं इसको समझो, हाँ। इसको फाइनेंस कर रहे हैं वो लोग। हाँ, असेट को, हाँ। जैसे ओला उबेर में कार थी, वो एक असेट थी, हाँ। वो हम्म। ऑटोमोबाइल में कवर हो गया। ट्रैक्टर्स, हम्म। मशीन्स, सेट्स, अर्थ मूविंग, जेसीबीज, हम्म। इंडस्ट्रियल मशीन्स। हम्म। अब किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई करते हैं कि ये असेट फाइनेंस कंपनी है? एक सेकेंड बना हेलो, नहीं अभी क्लास है, तुझे खाया नहीं हाँ, है? मेरे को पता थी। अभी नहीं जाएगा छोटा, मंगाया मैंने, मैगी मंगाया।
आप लंच लेना चाहते हैं तो प्लीज ले लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम है, टाइम है, वो होम मिनिस्टर को रहता है। अभी उसका आज हाँ, ऑफिस है, मेरी छुट्टी है। अच्छा, ओके। ठीक है, तो अभी हम कैसे हाँ, बोलेंगे कि कोई कंपनी एसेट फाइनेंस कंपनी है? तो यहाँ पे 60% का क्राइटेरिया है। ओके, सो इंडियन का 60% रखना जरूरी है, नॉर्मल गॉट इट। 50-50 था ना। एसेट फाइनेंस में हाँ, अगर आपको ये, क्लासीफाई होना हाँ, है तो आपका 60% एसेट फाइनेंसिंग से आना चाहिए। ओके। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, कंपनी कैरिंग इट्स प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। जो हमने सेकंड लाइन पे पढ़ा था वहाँ पे। हाँ, लोन कंपनी, which is a financing on its principle providing finance whether by making loan or advances or otherwise for any activity other than its own but does not include an asset finance तो company। कैसे मतलब क्लास, सर इसका देखो दो, एसेट फाइनेंस कंपनी भी लोन दे रही है अगेंस्ट सम करेक्ट। मशीन, अगेंस्ट समथिंग। हाँ, लोन कंपनी भी लोन दे रही है, तो दोनों को डिफाइन हाँ, कैसे करेंगे कि एसेट फाइनेंस है कि लोन कंपनी है? तो वहां पे उन्होंने 60% का क्राइटेरिया दिया है। हाँ। अगर लोन बिजनेस में 60% से ज्यादा हम्म, इनकम एसेट फाइनेंसिंग के थ्रू आ रही है अगेंस्ट सम हम्म, इक्विपमेंट्स, तब तो वो बन जाएगी एसेट फाइनेंस कंपनी। तो आरबीआई में जब भी ये रिटर्न फाइल करेगी तो अपने आप को क्या कहेगी? वो मैं एसेट फाइनेंस कंपनी हूँ। finance क्यों? क्योंकि company, उसके ओके, रूल्स अलग रहेंगे। ओके। पर अगर 60% से कम है उसका, मतलब सपोज कोई भी हाँ, एसेट फाइनेंस अनसिक्योर्ड लोन दे रही है अगेंस्ट हम्म, किसी चीज के, नहीं अभी हम्म, ऐप ऐप आते हैं ना आपके, आप वो सैलरी लोन ले लो, ये लोन ले लो, हाँ, बजाज फिनसर्व ये सब जो देते हैं हाँ, ये। अब हाँ, सिंपल एग्जांपल समझ लो, बजाज फिनसर्व कंज्यूमर गुड्स के अगेंस्ट में लोन देता है। हाँ, आप बिग बाजार जाओ, कहीं जाओ, तो वहाँ पे लगे रहते हैं कि हम आपका सब ईएमआई में बदल देंगे। आप वॉशिंग हम्म, मशीन ले लो, फ्रिज ले लो, ईएमआई पे ले लो। हम्म, तो ये जो बिजनेस हम्म। कर रहे हैं वो कौन सा बिजनेस है? एसेट ये एसेट फाइनेंस। फाइनेंस कंपनी, हाँ, भाई जब आपको सैलरी लोन ले लो, अनसिक्योर्ड लोन ले लो, हाँ, ओवरड्राफ्ट ले लो, अब हम्म, ऐप बेस भी रहते हैं ना, अब ऐप के ऊपर लोन ले रहे हो, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो लोन कंपनीज होगी जो सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन्स दे रही है। तो सर ये लोन कंपनी मतलब कोई भी क्रेडिट टाइप का कंपनी, लोन दे जैसे सकती है? हाँ, जैसे अब आपकी कंपनी ने लोन दिया किसी को, हाँ, तो ये क्या हुआ? आपकी हाँ। लोन कंपनी हुई ना। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैं किसी भी चीज़ के लिए लोन दे सकती हूँ, मैं घर के लिए भी दे सकती हूँ, मुझे अगर सपोज़ अगर आप करिए। घर के लिए दे रही हो तो आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आओगी, आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रेगुलेशंस लगेंगे। इसमें दिया ना तो उन्होंने बेसिकली ये कौन कौन सी चीजें, देखो ये है वो क्राइटेरिया जिसके अगेंस्ट में आप दे सकते हो। नहीं, जैसे आपने बोला कि जो एसेट फाइनेंस कंपनी बाय चांस अगर मैं 60% से कम के लिए वो लोन, जैसे इफ आई एम एबल टू बाइफरकेट माय लोन्स, तो एग्जाम्पल मैं ले लो ना, 60%। चलो एग्जाम्पल ले लो। हाँ, आरएम एसेट फाइनेंस कंपनी, हम्म, इसकी टोटल लोन बुक है 50 lakhs की। हम्म, उसमें से एसेट फाइनेंस बनने के लिए कम से कम 30 lakhs लोन रिलैक्स, हाँ, अगेंस्ट एसेट होना चाहिए सिक्योर्ड बाय सम हाँ, एसेट। ये एसेट हम्म, कौन सी है? दीज शुड सपोर्ट, हाँ, ऑटोमोबाइल्स मशीनरी, हाँ। नहीं नहीं, ये वर्ड को ध्यान दो। अच्छा, प्रोडक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके। तो ये जितनी भी एग्जांपल्स दिए हैं इसमें, इसमें कोई भी हम्म, कंज्यूमर फाइनेंस नहीं हम्म, है। हाँ, नहीं है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कर रहे हो आप, इंडस्ट्री, हाँ, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग, आपको हाँ, हेल्प करती है। हाँ, वो एनबीएफसी एसेट फाइनेंस कंपनी है। जब उसकी टोटल इनकम अगर 50 लाख है तो मिनिमम 30 लाख इसमें से आना चाहिए। ओके, ट्रक, हम्म, ट्रैक्टर्स, मशीन्स, हम्म, हम्म, ऊपर के एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जनरेटर्स, हाँ, इनका फाइनेंस से बढ़ेगा। ये हाँ, महंगी चीज है, कोई अपने पैसों से नहीं खरीद रहा, तो कोई कंपनी इसके हाँ, अगेंस्ट में आपको पैसा दे रही है, जेसीबी। हम्म, हम्म हाँ, तो अगर किसी की बस यही 50 लाख है और 2 करोड़ के लोन है उसके, तो हम्म, कम से कम 60%, मतलब 1 करोड़ 40 lakhs के लोन ये वाले होने चाहिए। करेक्ट, ठीक है, रेस्ट में भी अनसिक्योर्ड लोन, लोन हम्म, अगेंस्ट कंज्यूमर गुड्स, हम्म, अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो गया तो बन गई एसेट फाइनेंस कंपनी।
और अगर ये 30 की ओके। जगह 20 लाख ही है तो, और ये तो नहीं होगा 41 की जगह एक ही है तो, अब ये ये लोन कंपनी। बन गई लोन लोन कंपनी। कंपनी। ओके। क्लियर? क्लियर। क्योंकि उसने यही लिखा, लोन कंपनी वो कंपनी जिसकी इनकम जो क्रेडिट फाइनेंस प्रोवाइड करे, लेकिन असेट फाइनेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो जो असेट ठीक है। फाइनेंस बन गई वो लोन नहीं है, और जो लोन कंपनी है वो असेट फाइनेंस नहीं है। अब एक हाँ, बार अब सर डेफिनेशन लोन कंपनी क्या अच्छा पढ़ सॉरी, लो लोन नहीं। कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी बन सकती है? मतलब दोनों मैं दोनों शेयर्स के। दोनों चीजें हो सकती है ना आपकी, आप दोनों लाइसेंस ले सकते हो, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। नहीं, सिर्फ लोन कंपनी के टर्म्स में जैसे मैं अनसिक्योर वो तो दे पा रही हूँ के लिए आई एम गिविंग एज लॉन्ग एज इट इज बिलो 60%। हम्म। पर क्या लोन कंपनी जैसे मैं शेयर्स में करना चाहती हूँ, तो क्या हम्म। लोन कंपनी मुझे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए रुपया दे सकती है कि नहीं, इट्स टोटली अनअलाउड? देती है ना, असेट फाइनेंसिंग होती है ना आपको, लाइक अभी ईसो फाइनेंसिंग होती है, हम्म। आईपीओ फाइनेंसिंग होती है, तो देते हैं वो लोग। अच्छा, अलाउड है बेसिकली। हाँ, ओके। पर वो एसेट फाइनेंस कंपनी में नहीं आएगी, क्योंकि वो इकोनॉमिक और प्रोडक्टिव एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। नहीं नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था जैसे आई एम अंडर लोन अलाउड अलाउड। कंपनी। हाँ, अगर आप एक लोन कंपनी हो, आप एक क्रेडिट हाँ हाँ कंपनी हो, आपके पास 50 करोड़ हाँ रुपए पड़ा है, 50 करोड़ रुपए का हाँ लोन आपको बांटना है, और आपका क्वेश्चन है कि क्या हाँ मैं शेयर्स खरीदने के लिए किसी को लोन दे सकती हूँ? हाँ। हाँ, तो तो ये अलाउड है। अलाउड है। ओके। अभी ये जो ओके। इसका केस बना था, इफ यू रिमेम्बर, कौन है भारत पे वाला, ग्रोवर, अभी न्यूज में आ रहा था कि कोटक सिक्योरिटी ने मेरे को अलाउ ये दिया कि हाँ, हम आपको आईपीओ में फंडिंग करने के लिए पैसा देंगे देंगे, और लास्ट मोमेंट में बोल दिया हम एलिजिबल नहीं है, इससे मेरा नुकसान हो गया। अच्छा। हाँ। ओके। अभी अभी न्यूज में आ रहा था ऐसा, हाँ हाँ जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि प्रैक्टिकली वो लोन देती है आईपीओ फंडिंग के लिए या उसके लिए। तो जो भारत हाँ पे का फाउंडर है, उसने कोटक सिक्योरिटी को अप्रोच किया कि अभी किसी का तो हाँ। आईपीओ आया था ना, अभी कौन सा प्रोटिव अच्छा सा एक आईपीओ आया था अभी अ, किसी का, इसका बोल रहे हैं आप? हाँ। जिसमें सबने पैसा कमाया अभी नायका एक। का आया था और उसका हाँ, बोल रहे हैं, पेटीएम का बोलना चाह रहे हैं? नहीं, पेटीएम तो डुबो गया सबको। नायका हाँ, नायका। हाँ, नायका वाला। तो उसका क्या केस था कि उसने कोटक सिक्योरिटी से अप्रोच किया कि आप मुझको हाँ। नायका के शेयर्स खरीदने के लिए लोन दो। हम्म। तो उन्होंने उस टाइम तो उसको हाँ हाँ किया, डिसबर्समेंट के टाइम पे मना कर दिया। ओके। तो उसने उनको केस किया कि तुम्हारे कारण मेरा इतना नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। ओके। लेकिन ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ, एनबीएफसी कंपनी शेयर खरीदने के लिए पैसा दे सकती है। पर सर कहीं ना कहीं रूल्स भी एप्लीकेबल है क्योंकि कंपनी ने ना भी कर दिया। नहीं, उसका कैसे रहता है, 2:1 की रेशियो रहती है। यही जो एनबीएफसी डायरेक्शन है कहीं ना कहीं नहीं है, आप समझो। एनबीएफसी के लिए हाँ। एनबीएफसी डायरेक्शन 16 ही कंपनी एक्ट का इक्विवेलेंट है। ओके। 2016 में एनबीएफसी के रूल्स आए थे। हम्म। दो टाइप के रूल्स आए थे। एक, हम्म। एनडी, ये जो आपने अभी दो क्लासिफिकेशन पढ़ी ना ऊपर, हाँ। ये क्लासिफिकेशन और ये क्लासिफिकेशन, हम्म। वो जो सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट वाली। हाँ 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 तो एक डायरेक्शन है ये, एनबीएफसी एनडीएसआई के लिए। हाँ। उसमें ये सारे प्रोविजंस कवर हैं, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, आपको कितना रेशियो रखना है, शेयर्स के अगेंस्ट में कितना रखना है, हम्म। दिखाऊंगा मैं अभी आपको। और ओके। एनबीएफसी एनडी और डिपॉजिट टेकिंग के लिए अदर डायरेक्शन है। अदर डायरेक्शन में तो ठीक सबसे है। पहले ओके। आपका पढ़ने का क्राइटेरिया यहीं पे ही बढ़ जाएगा, जब कोई सामने वाला बोलेगा कि मेरी सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है या डिपॉजिट टेकिंग है या नहीं है, तो उसके हाँ। हिसाब से वो डायरेक्शन आप चूज करोगे प्रोविजंस बताने के लिए। ठीक है सर। ठीक है, तो ये हुआ इन्वेस्टमेंट। आज बेस ही बताने वाला हूँ, आप फुर्सत से और करेंगे दोबारा, लेकिन हाँ 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 एटलीस्ट स्टार्ट करा देगा। हाँ। इंफ्रा फाइनेंस कंपनी क्या होगी? इंफ्रा क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड नाम हो से ही सकता क्लियर है, हाँ, है, नाम समझो ना, कॉम्प्लेक्सेस। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां क्या करेंगी? which deploy at least 75% of its total assets in infrastructure loans, हम्म। has a minimum net owned funds of 300 crores, has a minimum credit rating of A or equivalent, and a CRAR of 15%. I don't know what is this CRAR, but CRAR. कंपाउंडेड रेट ऑफ एवरेज कुछ है। ओके। हाँ। ठीक है। 15%। हाँ, हम्म। अभी आपका समझ। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का क्राइटेरिया 5 नंबर। हाँ, is an NBFC carrying on the business of acquisition of shares and securities which satisfy the following conditions. It holds not less than 90% of its total assets in the form of investment in equity shares, preference shares, debt or loan in group companies,
Its investments in the equity shares, including instruments compulsory convertible into equity shares within a period not exceeding 10 years from the date of issue in group companies, constitutes not less than 60% of its total assets. It does not trade in its investments in shares, debts, or loans in group companies except through block sale for the purpose of dilution or disinvestment. It does not carry on any other financial activity referred to in Section 45 IC and 45 IF of the RBI Act, except investments in bank deposits, money market instruments, government securities, loan to, and investment in debt issuance of group companies or guarantees issued on behalf of group companies. All is group. अच्छा और है its size is 100 crores or above and it accepts public funds. ठीक Public है। funds तो done. अब इसमें क्या है जो इसको सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट कर दिया? अगर आप कोर इन्वेस्टमेंट की बात करो तो यहाँ तक तो कोर इन्वेस्टमेंट चल रहा था कि 90% ऑफ असेट जो है वो ग्रुप कंपनी में ही है, ठीक है। फिर जो भी इन्वेस्टमेंट है इक्विटी शेयर्स में, खाली इक्विटी और कन्वर्टिबल इक्विटी में 60% से कम नहीं है। फिर उसके अलावा कहीं मार्केट में कोई ट्रेडिंग नहीं करती, सिर्फ शेयर लेके बैठी है। हाँ और सिर्फ जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या बैंक में ही रखती है। हाँ ट्रेडिंग कंपनी नहीं है ये। हाँ इन्वेस्टमेंट कंपनी और ट्रेडिंग में क्या फर्क है? ट्रेडिंग में आप बाय सेल करते हो, बाय इन्वेस्टमेंट सेल में आप हाँ होल्ड करते हो। तो कोर होल्ड करते इन्वेस्टमेंट हैं कंपनी का पहला कंसेप्ट तो हो गया कि ये इन्वेस्टमेंट होल्ड करके बैठी है और मिनिमम 90% जो है वो लोन्स और ये सभी है, इक्विटी शेयर, हाँ ग्रुप प्रेफरेंस शेयर, हाँ वो भी ग्रुप कंपनी में। हाँ उसके बाद सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट क्यों होगी? क्योंकि इसकी असेट साइज 100 करोड़ रुपीज है 100 और ये करोड़ एक्सेप्ट पब्लिक फंड है। पर सर सिस्टमैटिक का तो 500 करोड़ था ना, इस हाँ, तो केस में इसमें 100 करोड़ 100 करोड़ है। डिफरेंट डिफरेंट के लिए अलग अलग चीज है। कहीं पे जैसे अलग नेट अलग ऑन जनरल 2 करोड़ है, पर कुछ स्पेसिफिक केसेस में 300 300 करोड़ करोड़ है। हाँ इन्वेस्टमेंट हाँ करेक्ट हाँ तो कोर एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी, जल्दी हम लोग गलती क्या कर जाते हैं, हम लोग कोर इन्वेस्टमेंट बोल के कि अरे हमारा तो इन्वेस्टमेंट का ही काम है, हम कोर इन्वेस्टमेंट है। आपको ये सारी कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है कोर इन्वेस्टमेंट हाँ कंपनी बनने के लिए, नहीं तो आप प्लेन इन्वेस्टमेंट कंपनी रहती है। हाँ जो आपने पहली कैटेगरी पढ़ी ये इन्वेस्टमेंट हाँ कंपनी हाँ थी, इन्वेस्टमेंट कंपनी करेक्ट हाँ ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी थी हम्म जिसको ये कंडीशंस पूरी करनी है। क्या क्या मैं बोल्ड कर देता हूँ। हाँ 90% ऑफ असेट्स फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में, 60 इक्विटी शेयर मिनिमम 60%। हम्म और ये सब कहाँ पे है? ग्रुप कंपनी में, क्योंकि ये बाहर का कोई होल्ड हम्म करती ही नहीं है, हम्म राइट? राइट ठीक है। उसके बाद हम्म ट्रेड नहीं करती और इसका सेट साइज मिनिमम 100 करोड़ है और ये पब्लिक फंड एक्सेप्ट करती है, पब्लिक इसलिए ये फंड सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। तो जो एनडी हाँ एनएसआई डायरेक्शंस है वो इसको नहीं लगेंगी हम्म और हमको जाना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग उसी डायरेक्शन में जाएंगे जहाँ 80% ऑफ कंपनीज हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स होंगे। हम्म ठीक है। इंफ्रा डेट कंपनी, So non-banking is a company registered as NBFC to facilitate the flow of long-term debt into infrastructure projects. IDF NBFC raise resources through issue of rupee or dollar denominated bonds for minimum 5-year maturity. Only infrastructure finance companies can sponsor IDF NBFC. तो ये Okay. क्या है इंफ्रा डेट कंपनी? ये पहले तो फॉरेन से पैसे लेते हैं और फिर इंडिया में हाँ इंफ्रा प्रोजेक्ट को बाय वे ऑफ डेट देते हैं। सर ये डेट, मैंडेटरी है कि फॉरेन से ये पैसा ले, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ना, रेज रिसोर्सेज थ्रू इश्यू ऑफ रुपी और डॉलर बॉन्ड ऑफ मिनिमम तो रुपी। रुपी भी तो कर रहे हैं रुपी सर। भी हो सकता है, रुपी और डॉलर दोनों हो सकते हैं, हाँ हाँ लेकिन मिनिमम मैच्योरिटी 5 साल की। 5 साल का होना तो ठीक जो है। फंड रेज करते हैं मिनिमम 5 इयर्स की तो उनकी ड्यूरेशन रहती है जो भी उसमें इन्वेस्ट करेगा। हाँ फिर एमएफआई क्या ओके होगी? माइक्रो फाइनेंस आप समझो, जो एकदम छोटे लेवल पे लोन दे रही है। तो छोटे लेवल पे लोन ये मतलब लीजिए, आपको 10,000 20,000 ये का देखो, चाहिए हाँ तो हो ये सकता ये देखो है। अच्छा किस किस को दे रही है, पढ़ दो एक बार। is there not less than 85% of his assets? Okay. हम्म Loan disbursed by NBC to a borrower with a rural household annual income not exceeding 1 lakh or हम्म। urban and semi-urban household income not exceeding 1,60,000. अब किसकी होगी इनकम Okay. साल में 1 लाख रुपए? जो सर एकदम मतलब गरीब है, एकदम ही गरीब है हाँ जी, 8 हजार पॉवर्टी रुपये, लाइन में 8,000 9,000 रुपये कमा रहा है। हाँ, कमा रहा है करेक्ट।
ठीक है। Loan amount does not exceed 50,000 in the first cycle and 1 lakh in subsequent cycles. हम्म, Total indebtedness of the borrower does not exceed 1 lakh. हम्म, Okay. Tenure of loan not to less than 24 months for amount in excess of 15,000 with prepayment without penalty. हम्म, Loan to be extended without collateral. ठीक अनसिक्योर्ड है. लोन देती है। हाँ. Aggregate amount of loans given for income generation is not less than 50% of the total loans given by the MFIs. हम्म, Okay. Loan is repayable on weekly, fortnightly, and monthly installments at the choice of the borrower. हम्म, Okay. ठीक है। तो ये Okay. यहाँ पे हुआ, ये कैटेगरी होगी आपकी MFI। अभी जो हाँ. हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ी थी हाँ. सबसे स्टार्ट में, हाँ. उन कंपनियों के कंटेक्स्ट में देखो कहाँ गई, करी थी, डिलीट कर दी हम लोगों ने, लिखी थी ना वो, ये देखो ये कंपनियां थी ना, लोन लोन हाँ. इन्वेस्टमेंट, ये कंपनी आई, इसको भी हमने दो टुकड़ों में बांटा, हम्म. लोन कंपनी बोला इसको। हाँ. फिर इसी के साथ ही एक असेट फाइनेंस कंपनी आई, हाँ. इसी के साथ एक MFI आई। MFI. हाँ. हाँ, NBFC, हाँ. MFI लोन ही दे रहे हैं ना ये सब लोग, डिफरेंट टाइप के। हाँ. 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 फिर इसके अंदर आपने दो टाइप की देख ली, एक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी देख कंपनी. ली, हाँ. फिर आपने एक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी देखी। बिल्कुल. हाँ. दोनों में बेसिक फर्क था, ये जनरल पब्लिक में कहीं पे भी करेगी इन्वेस्टमेंट, और ये सिर्फ ग्रुप कंपनियों में करने वाली थी। ग्रुप कंपनीज में करेगी. हाँ. उसके अलावा हमने लैंडिंग में और कौन सी कंपनी देखी NBFC में? अम, इंफ्राडेट हाँ. एक था, इंफ्रा फाइनेंस था ना, इंफ्रा क्या था उसका नाम, जो इंफ्रा डेट फंड तो एक था, उससे पहले एक और भी थी। अरे आराम से, आराम से, आराम। इंफ्रा फाइनेंस कंपनी और इंफ्रा डेट, दो टाइप की कंपनियां हाँ. देखी हमने। वो आपने इंफ्रा लिख लिया है. फाइनेंस नहीं लिखा, इंफ्रा फाइनेंस, और एक NBFC है इंफ्रा डेट डेट. कंपनी। हर एक के अपने अपने रूल रेगुलेशंस रहेंगे कि आप हाँ. इंफ्रा डेट में हो तो आपको ये क्राइटेरिया है। उसके अलावा भी हम लोगों ने और कोई देखी, और इसके पहले जो NBFC थी, इनको हमने दो टुकड़ों में बांटा, पहले डिपॉजिट और ND, डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट. हाँ. फिर हमने बांटा और SI एंड नॉन नॉन एसआई. SI। ये क्लियर है अपने को, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ. नहीं. फिर कंपनी में कोई डाउट नहीं है, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज नहीं. एक्ट। हाँ. फिर बिजनेस ऑफ लोन एंड एडवांसेस, और ये में हमने ये डिफरेंट कैटेगरीज देखी, क्लियर अभी हो वो गया. और भी आएंगी तो हाँ. देखेंगे कौन सी है। हाँ. एक दो तीन चार पांच ये कंपनी टाइप की देखी, दो ये कंपनी देखी, सात टाइप की NBFC तो यही कवर होगी। हाँ. फिर कहीं आपने देखा कि इंश्योरेंस बिजनेस, स्ट्रीट बिजनेस, इनको RBI रेगुलेट नहीं करता। हम्म, इसमें निधि कंपनी भी एक ऐड कर सकते हैं आप. हाँ, हाँ. वो जो हमने नीचे देखी थी, पर हाँ. NBFC है लेकिन उसको RBI रेगुलेट नहीं कर रहा। अभी रेगुलेट नहीं कर रहा. हाँ. हम्म, आगे बोलो, ये क्या फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज फैक्टरिंग? Factor. Okay. NBFC factor is a non-deposit taking NBFC engaged in the principal business of factoring the फैक्टरिंग होता क्या financial है? asset. नहीं पता है सर मुझे फैक्टर. अभी सपोज आपको कहीं से पैसा लेना है, तो आपने किसी हाँ. को माल सप्लाई किया, तो आपको हाँ. पैसा 3 मंथ्स बाद आने वाला है, हम्म. तो फैक्टर क्या करता है, आपको अभी पैसा दे देता है डिस्काउंट काट के, और डायरेक्टली अच्छा. वो पार्टी उसको पेमेंट कर देती है 3 महीने बाद एज पर टर्म्स। ओके. अब सपोज आपने किसी तो को क्रेडिट, क्रेडिट साइकिल्स को ये रूल करता है. ये यस, तो क्रेडिट उसको साइकिल पे इसको बेस्ड फैक्टरिंग होता है. कहते हैं। ओके. अपने इसमें आया था, इफ यू रिमेम्बर, अभी MSME के कंटेक्स्ट में, कि हर एक को ट्रेड्स पे रजिस्ट्रेशन कराना था, हाँ. रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया। हाँ. और ये सर MSME एक सेकेंड डिपार्टमेंट है, थोड़ा सा वीक है. कोई बात नहीं, करने से ही आता है। करेक्ट सबका हाँ. ये है, जो चीज वीक है उसको खोल के पढ़ दो एक बार। हाँ. पर अब फिर आपका तरीका मुझे समझ में आ रहा है, तो अब हाँ, MSME के लिए मैं हाँ, तो कोशिश भाई करूंगी. बेस बेस वही है, देखो आपको इंटरेस्ट खुद ही जगाना पड़ता है, हाँ. सो क्योंकि हर ठीक एक के है. पास इतना टाइम होगा नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत फुर्सत में बैठता हूँ, तो मेरे को जल्दी रहती नहीं। ये मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि वो सेमिनार वेमिनार अटेंड करते हैं 1 घंटे में, ये तो ऐसा है, ये ऐसा है करके पता चलता है कि जो पहले पता था उससे भी कुछ नहीं पता चला। हाँ, वो तो सही सही
फैक्ट एकदम सर, वो करना तो पड़ता है, बोल के कर। ये ऑब्जेक्टिव, हाँ वो ठीक है, अपने क्रेडिटर्स के लिए करते हैं, लेकिन इसका हाँ बेसिक ऑब्जेक्ट ये था कि अगर किसी चीज को समझना है तो उसका पोस्टमार्टम करना चाहिए। हाँ। ठीक है, वीडियो बाय प्रोडक्ट है बेसिकली, लेकिन हम्म। अगर कोई चीज समझनी है तो इसमें आपका नहीं मेरा भी उतना ही फायदा है ना, मैं भी तो आपके साथ पढ़ रहा हूँ, तो आपसे पढ़ ज्यादा रहे मैं हैं। अपने लिए करता हूँ। तो मैं अपने लिए करता हूँ तो वो डिटेल्स में करता हूँ। अगर मैं आपके साथ ये दूसरी बार कर रहा हूँ तो मेरा रिवीजन हो रहा है, मेरा और पक्का हो रहा है। हाँ आपका स्टार्ट हो रहा है, मेरा पक्का हो रहा है, फिर कोई और रहेगा उसके साथ मैं थर्ड टाइम करूंगा, हाँ फिर बोलने से सर, पहले पीएचडी। बोलूंगा इसका ये मतलब है। हाँ। तो आपसे भी यही उम्मीद है कि जब आप पढ़ो तो आगे किसी को तो एजुकेट कर दो। डेफिनेटली सर, आई एम रियली इंस्पायर्ड। हाँ मतलब क्या है, जितना आप बोल दोगे, नहीं इसलिए नहीं है कि इंस्पिरेशन लेनी है, कि अब एक बार अपने मुंह से बोल दोगे वो लाइफ टाइम रजिस्टर हो जाएगा। हाँ, ये भी एक्चुअली फैक्ट तो बोल मैं रहे हैं आप, आपसे एक बार इसलिए मैं। बुलवा रहा हूँ, आपसे इसलिए बुलवा रहा हूँ हम्म, बजाय सुनने के। मैं आपको ये सब सुना सकता था ना 2 मिनट में कि 6 टाइप की एनबीएफसी हाँ। होती है, ये जितना भी हमने अभी हम्म। 1.5 घंटे में किया ना, मैं आपको 10 मिनट में करा सकता था। हम्म। क्या, कि देखो एनबीएफसी होती है जिसका काम है ये एक्टिविटी करना, इसमें 6 टाइप की एनबीएफसी होती है, ये करती है, ये करती है। हम्म। लेकिन 1 घंटे बाद वो सब गायब था। क्या अब हो जब आप जाएगा बोल रही नहीं हो और मैं। कोई क्लाइंट पूछेगा तो हाँ। माइंड अपने आप उस चीज को रिकॉल करता है कि ये मैंने कुछ बोला हुआ है। हाँ। ये भी एक टेक्निक है थोड़ा सा वो चीजें याद रखने की। हम्म। ठीक है, फिर छोटे छोटे नोट्स इसलिए बनाते हैं कि जब आप पढ़ोगी तो अभी पूरा लॉ पढ़ते ही इजी फिर से टू अपने को ग्रैस्प कंटाल है। आता है, तो हाँ। खाली ऊपर से हाँ। हिंट देख के अपने को समझ आ जाता है कि क्या है। तो ये फाइल करेक्ट करेक्ट आपकी करेक्ट। है, ये मैं आपको मेल कर दूंगा बाद में। हाँ। ओके ठीक है, सर। चलो अगली बोलो, हाँ। ये क्या है ये फैक्टर कंपनी? So NBFC is a non-deposit engaged in the principal business of factoring. The financial asset factoring business should constitute at least 50% of its total assets, and its income derived from factoring business should not be less than 50% of its gross income. हम्म, 50% ही 50-50 वाला है यहाँ पे। हाँ मतलब फैक्टरिंग में अगर किसी का 50% है पर ये भी लोन दे रही है, हाँ। तो ये लोन में डालू नहीं इसको, सॉरी, ये वन, लोन दे रही है, हाँ ये भी तो लोन ही दे रही है, हाँ। तो इसको फैक्टरिंग। उसमें डाल दो या स्टार्टिंग में। इसलिए करो क्योंकि आपको समझ आएगा कि एक्चुअली 10 मिनट का ही था, कि आपने ऐसे ही मेरा हाँ। पूरा 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया। ये तो यही से समझ आ रहा है, आप इतना ही बोल देते तो मैं समझ जाती। नहीं सर, वो पढ़ा है ना इसीलिए समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये भी बाउंस होता। चलो ठीक है, फैक्टरिंग समझ आया कि जो हाँ फैक्टरिंग बिल्कुल। क्यों समझ आया, हाँ। इनके लिए एनबीएफसी रेगुलेशन में हर एक के लिए एक अलग चैप्टर है, हाँ। ओके। क्योंकि फैक्टरिंग के स्पेसिफिक प्रोविजंस रहेंगे, वो सबको तो लग नहीं सकते। तो उनके लिए हाँ। एमएफआई के लिए अलग प्रोविजंस रहेंगे, इंफ्रा फाइनेंस के लिए हम्म। अलग रहेंगे। तो टेक्निकली हम्म। अगर आप देखोगे तो 100 पेज का रेगुलेशन है, हम्म। डिपॉजिट रेगुलेशन। लेकिन पढ़ने हम्म। लगोगे तो एकदम खुश हो जाओगे, बोले जितना मुझे पढ़ना है पहली दो क्रेडिट और लोन वाली, वो हार्डली 15 पेज है। 15। और 15 पेज तो मैं 2 घंटे में पढ़ सकती हूँ। हम्म। तो वो पढ़ने के बाद आपको इसकी स्टैट्यूटरी बैकग्राउंड भी पता चल जाएगी, कंसेप्ट तो पता चल गया कि क्या है एनबीएफसी। हाँ। लेकिन अब उसको हाँ क्या प्रोविजन लगते हैं, क्या फाइल करना पड़ता है, क्या पॉलिसियां बनानी पड़ती हैं, वो 15 पेज पढ़ने से आपको 100% क्लियर हो जाएगा। सर, ये आप फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं क्या, जो आरबीआई का फ्रेमवर्क एक आरबीआई अवेलेबल है मास्टर उसको? डायरेक्शन करके है, अच्छा। दिखाऊंगा मैं अभी आपको, ये अभी क्लोज करके ना। ओके। पहले भी हाँ। कहाँ रुक रहे हैं, जो मैंने आपको बोला था हम शुरू क्या करेंगे। हमको हाँ। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एनबीएफसी, अभी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ। बिफोर एंड आफ्टर के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ। हाँ। ठीक है, अभी हाँ। डेफिनेशन क्लियर है क्लियर। कि एनबीएफसी क्या होती है, टाइप ऑफ हाँ। एनबीएफसी पे हैं हम। हाँ। पर क्लियर है, ऑलमोस्ट कवर्ड है अपना, हाँ। ठीक है, तो पहले टाइप करते हैं फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे जाते हैं। ओके। चलो यहाँ तक पढ़ लिया हम लोगों ने। अगली कंपनी है मोर्टगेज गारंटी कंपनीज, क्या है? So mortgage guarantee companies are financial institution for which at least 90% of the business turnover is mortgage guarantee business, हम्म, or at least 90% of the gross income is from mortgage guarantee business, and net owned fund is 100 crores. अभी So ये लोग mortgage ले रहे हैं, मोर्टगेज की गारंटी दे रहे हैं। गारंटी दे रहे हैं। अभी किसी ने मोर्टगेज लोन लिया, अब उसको ये हाँ। रिफाइनेंस कर रहे हैं हाँ। कि आपका मोर्टगेज वाला जो है वो पेमेंट कर देगा, अगर नहीं करेगा तो हम कर देंगे उसके ब्याज पे। तो सर समटाइम इससे इनको क्या फायदा होता है? इनकम ले, ये जो देखो कैसे है, जिसने लोन दिया वो नहीं रिस्क लेना हाँ। चाहता डिफॉल्ट का, हाँ। और ये डिफॉल्ट का रिस्क ले रहे हैं। हम्म। लेकिन 10 क्लाइंट में 10 के 10 तो डिफॉल्ट करेंगे नहीं, हम्म। और ये रिस्क लेने के लिए ये इनसे पैसा लेंगे। हम्म।
गारंटी देने का, कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि जो जो भी 10 लोन दिए हैं, अगर इनमें से किसी ने भी डिफॉल्ट किया तो उसका पैसा हम देंगे। अब ये ओके। गारंटी फ्री में तो देंगे नहीं, सामने वाली कंपनी से पैसा लेंगे, हाँ। 1% ऑफ लोन, 2% ऑफ लोन। अच्छा सर, बेसिकली उनके लिए जिनके पास में देने के लिए कोई मॉर्गेज नहीं है, वो इन नहीं कंपनीज नहीं को नहीं अप्रोच नहीं, कर सकते? कंपनी नहीं। का रीफाइनेंसिंग है ये। अगर एक कंपनी मोर्टगेज हम्म। गारंटी है कि मोर्टगेज हाँ। जो है वो सामने वाला डिफॉल्ट नहीं करेगा, इस चीज की हम गारंटी दे रहे हैं। ओके। तो ये मोर्टगेज गारंटी किसको चाहिए? जिसने मोर्टगेज के बैंक ऊपर को किसी को चाहिए। लोन दिया हुआ है। हाँ। अगर एक एनबीएफसी ने मोर्टगेज के ऊपर कोई लोन दिया है और वो डिफॉल्ट का हम्म। रिस्क नहीं लेना चाहती, तो वो किसको अप्रोच करे? लाइक इंश्योरेंस केस में होता है, जो हमने लोग हम्म। ये इंश्योरेंस हमसे लेते हैं, ये आगे जाके फिर हम्म। से री इंश्योर करते हैं हम्म। कि अगर हमको कोई क्लेम आया तो सामने वाला बोलता है ठीक हम्म। है मैं पे करूंगा। ओके। तो रीफाइनेंसिंग है लोन की। तो ओके। नीचे वाले को एक सर्टेन कॉस्ट देने के बाद उसको प्रिंसिपल सेफ है, उसका पैसा डूबेगा नहीं। और ये ऐसे हाँ। 1000 कंपनियों से लेंगे और लोन डिफॉल्ट 2-4 का ही होगा, तो डिफरेंस उनका प्रॉफिट है। हम्म। प्रॉफिट, करेक्ट। पर ये गॉट इट। हाँ। कोई लोन नहीं दे रहा, तो ये थर्ड टाइप की कंपनी है जिसमें लोन नहीं है। हम्म। आप समझ रहे हो? हाँ। हाँ। इसमें कोई डिसबर्समेंट नहीं हो रही है आपको। हाँ, इसमें सिर्फ गारंटी दी जा रही है। तो ये डे टू डे हमारे उसमें नहीं आएगा, लेकिन ये एक जस्ट अलग टू नो। कंपनी है जो हाँ। मोर्टगेज गारंटी। अगर अभी आपको कब इम्पोर्टेंट हो जाए, जब आपका क्लाइंट इस फील्ड में हो, हाँ। तब आप सब ढूंढोगे इसी के प्रोविजन, और फिर मिलेंगे नहीं। हम्म। ठीक है, मोर्टगेज गारंटी होगी। ठीक। उसके बाद हाँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। Non-operative financial holding company हम्म is a financial institution through which promoter group will be permitted to set up a new bank. हम्म It is a wholly owned non-operative financial holding company which will hold the bank as well as all other financial services companies regulated by RBI or other financial sector regulators to the extent permissible under the applicable regulatory prescriptions. चलिए नाम समझो, देखो एनबीएफसी हाँ। नॉन ऑपरेटिव, बिजनेस नहीं कर रही। हम्म। फाइनेंशियल होल्डिंग, सिर्फ फाइनेंशियल एसेट होल्ड करेगी। हम्म। अब किसकी होल्ड करेगी? ये बैंक्स की शेयर होल्डिंग होल्ड करेगी। बैंक्स की शेयर होल्डिंग होल्ड करेगी, ठीक है। बैंक में भी शेयर होल्डर होते हैं ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये फाइनेंशियल थ्रो विच प्रमोटर विल, इस कंपनी के मालिक कौन होंगे? प्रमोटर होंगे। हाँ। लाइक सर, आप एग्जांपल हाँ, समझाओगे, मुझे नहीं एग्जाम्पल से ये समझ। देखो, हाँ। अगर एक बैंक है, हाँ। आरबीएल बैंक है, ठीक है, इसकी हाँ। ओनरशिप कैसे हो सकती है? एक एक्स वाई जेड पर्सन हम्म। 51% शेयर होल्ड कर रहा हूँ, हम्म। डायरेक्ट शेयर होल्डिंग है। हम्म। अब यही अगर इसके थ्रू होल्ड करना हो, तो आरबीएल बैंक बीच में आ गई, राइट मूव NOFHC, हम्म। होल्डिंग 51%। हम्म। और इस राइट मूव एनबीएफसी के जो शेयर्स हैं, हम्म। हेल्ड बाय एक्स वाई जेड। ओके। तो ये जो हम्म। कंपनी है, हम्म। ये बन गई आपकी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, जो ओके। आरबीएल बैंक के शेयर होल्ड कर रही है। और इस कंपनी को हम्म। वही पर्सन एक्स वाई जेड जो डायरेक्टली शेयर ले सकता था, वो होल्ड कर रहा अच्छा। है। अब इस वापस रिवर्स करता हूँ, देखो कंट्रोल जेड, पहला सिनेरियो क्या लिया था? सिंपल इतना था, हाँ। आज आपको आरबीएल में, आपको पता है आप अगर शेयर होल्डर हो तो आप मालिक हो। हम्म। तो आप डायरेक्टली उतने अगर 51% शेयर अपने नाम पे खरीद लो तो आप मालिक बन गए बैंक के। मालिक हो गए, हाँ। लेकिन अगर आप किसी एनबीएफसी के थ्रू होल्ड करना चाहते हो, डायरेक्टली ना करके, तो आप क्या हम्म। करो? आपने एक कंपनी बनाई, राइट मूव एनओएफसी हाँ। लिमिटेड, जिसके आप प्रमोटर थे, एक्स वाई जेड ने बनाई है कंपनी। हम्म। और ये कंपनी अब इसमें हम्म। 51% होल्ड कर रहे हैं। तो आरबीएल बैंक का शेयर होल्डर कौन हो गया अभी? राइट मूव एनओएफसी। अभी राइट मूव है और राइट मूव का होल्डर हाँ, तो एक्सटेंडेड कंपनी। इनडायरेक्टली एक्स वाई जेड होल्ड कर रहा है, हाँ। और डायरेक्टली राइट मूव होल्ड कर हम्म। रही है। क्या करेक्ट। होल्ड कर रही है? बैंक के शेयर होल्ड कर रही है। बैंक के शेयर्स, हाँ। अब इसी बैंक की सब्सिडरी के भी कोई शेयर्स हो, या कोई ग्रुप कंपनी के, हाँ। वो भी यही होल्ड कर रही है।
राइट मूव, ठीक है। हाँ। अब इसके कंटेक्स्ट में अब ये 10th पढ़ो। So, is a financial through which promoter groups will be permitted to set up a new bank, ठीक है, उसने बैंक आरबीएल कर दिया। It is a wholly owned non-operative financial holding company, right, which will hold the bank as well as all other financial services companies regulated by RBI or other financial sector regulators to the extent permissible under the applicable regulatory तो prescription. प्रमोटर यहाँ पे Okay, XYZ अब है। समझ। हाँ। तो प्रमोटर ने क्या किया, एक कंपनी से बिल्ड करी जो पूरी की पूरी आरबीएल बैंक को होल्ड कर रही है, 100% शेयर ठीक। इसके। हाँ। ठीक है, तो ये हाँ आपकी NOHFL होगी। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगी, लोन में कि इन्वेस्टमेंट में? सर, ये खुद ही में एक हो गई ना, नहीं ना, अब इसको आप इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। ये हाँ। इन्वेस्ट कर रही है ना, शेयर होल्ड कर रही है। हाँ, इन्वेस्टमेंट। एक आपने पढ़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी, एक SIC, और एक नई टाइप की कंपनी पढ़ दी आपने, NBFC, नॉन ऑपरेटिव होल्डिंग फाइनेंशियल नॉन कंपनी। ऑपरेटिव। हाँ। जो होल्ड, ये सिर्फ अब CIC ग्रुप कंपनी के शेयर होल्ड दूसरा। कर सकती है। अब तीनों में डिफरेंस समझ लो। हाँ। इन्वेस्टमेंट कंपनी हाँ। किसी के भी शेयर होल्ड कर सकती है, हाँ। CIC सिर्फ ग्रुप कंपनी के होल्ड कर सकती है। कंपनी के। हाँ। NOHFC सिर्फ बैंक के शेयर या फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनियों के शेयर होल्ड कर सकती है, जो उस बैंक का हिस्सा है। हाँ, करेक्ट। हाँ, राइट। अब करेक्ट। ये अभी 2 मिनट में ये जो 1 2 3 है, एक बार पढ़ के मुझे बता दो कि इसमें से कोई भी चीज जो क्लियर नहीं हो। नहीं सर, ये पूरा एकदम क्लियर है। टाइप ऑफ NBFC क्लियर होगी अपनी। एकदम क्लियर। हाँ। ठीक है, अब उसके हाँ बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे आऊँ कि FAQ पे आऊँ? सर, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो एक बार देखते हैं पहले से अगला क्वेश्चन क्या है। पावर्स ऑफ NBFC, चलो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा उसको अपन वो करेंगे। हाँ, तो बता दीजिए। हाँ। तो 11th है, व्हाट What? आर दी पावर्स ऑफ द RBI। ठीक है, जो भी RBI की पावर हम्म। है, RBI हम्म। क्या एक्शन ले सकता है जो हम्म। NBFC नहीं है और खुद को NBFC बना रखे हैं। ठीक है। फिर एक्शन What क्या action? एक्शन लेगा अगर कंपनियां जो हैं जिनका प्रिंसिपल बिजनेस जो है ये लैंडिंग हम्म। और इन्वेस्टमेंट है, पर सर्टिफिकेट नहीं लिया उन्होंने। हम्म। फिर लिस्ट ऑफ NBFCs कहाँ मिलेंगी, लिंक में मिलेंगी। हम्म। अब आज ये हम्म। बता दे रेगुलेशन एप्लीकेबल। हाँ, अब ये हमारा 15th पॉइंट है, रेगुलेटरी। पढ़ दो जरा हम्म। 15th। हाँ। What are the regulations applicable on non-deposit with asset side of less than 500 crores? ये कंपनी क्या So, हुई, ये NBFC कौन सी हुई? ये हुई आपकी नॉन सिस्टमेटिक ठीक है, नॉन एंड सिस्टमेटिक नॉन डिपॉजिट एंड एक्टिव। नॉन डिपॉजिट। ठीक है, अब हम हाँ। थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं। हाँ। हाँ। चलो, They shall be subjected to any regulation, either prudential or conduct of business regulation via fair practice codes, KYC, अच्छा सुनो, etc. मैं इसको बोलता हूँ, इस एंगल से समझो। आपका क्लाइंट अब ये कंपनी लेके आ रहा है आपको, एक NDS से ला रहा है, बोला इसकी कंप्लायंस करनी है। हाँ। हाँ। तो अब आपको देखना है क्या आपको एप्लीकेबल है और क्या नहीं है। क्या नहीं है, ठीक है। तो तो हमको एप्लीकेबल हुआ एक फेयर प्रैक्टिस कोड। नहीं होगा, दे शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू, इसलिए टोका They मैंने। shall not be subject to any regulation, either अच्छा, this shall not be, sorry, if they have not accessed any public funds and do not have a customer interface. अब यहाँ पे दो चीजों को समझ लो, पब्लिक फंड और कस्टमर इंटरफेस। एक कंपनी हम्म। जो सिर्फ हम्म। शेयर होल्ड करके बैठी है, क्या उसके यहाँ कस्टमर आएंगे? हम्म। नहीं ना। नहीं कस्टमर आएंगे। कौन होता हाँ। है? जो कस्टमर से डील करता है। हाँ। तो उसका कस्टमर इंटरफेस कब हुआ, जब आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं लोन लेने हम्म। के लिए। हाँ, हम्म। तो अगर आपका कस्टमर इंटरफेस नहीं है उस कंपनी का, फिर आपने पब्लिक हम्म। फंड नहीं एक्सेस किए। पब्लिक फंड इन्होंने डिफाइन किया हुआ है डायरेक्शंस में हाँ। कि हम्म। इनमें से अगर कुछ भी आपने नहीं लिया हुआ है तो आपको हम्म। फेयर प्रैक्टिस कोड, KYC रजिस्ट्रेशन नोट रिक्वायर्ड। ओके। क्योंकि ये सब क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि लोग डर डर के आएंगे कि अरे ये तो इतने सब रेगुलेशन है, पॉलिसी भी बनानी है क्या, KYC पॉलिसी भी बनानी है क्या। तो पहला क्वेश्चन है, आप हम्म। ये पूछो भैया आप अगर ND NSI हो। उसने बोला हाँ मैं हम्म। हूँ, तो बोलो क्या आपने पब्लिक फंड एक्सेस किए हैं, तो हाँ। पूछेगा क्या होता है हाँ। पब्लिक फंड। तो आप उसको हम्म। डेफिनेशन दिखाओगे कि ये होता है, इनमें से कुछ लिया है क्या। वो बोलता है नहीं। हम्म। फिर बोलो आपके कोई कस्टमर इंटरफेस है क्या, आप कस्टमर का कोई काम करते हो? बोले नहीं, हम तो घर का घर में ही करते हैं, हमारा बाहर कुछ नहीं है। हम्म।
तो बोलोगे कि आपको तभी। इस केस में आपको फेयर प्रैक्टिस कोड बनाने की जरूरत नहीं है, केवाईसी पॉलिसी की जरूरत नहीं है। हम्म। ये पहला हो गया। अब अगर ओके। फेयर पॉलिसी क्या होता है, फेयर प्रैक्टिस कोड, केवाईसी क्या है? अगर सपोज आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो, हाँ, हम्म। तो आपको ना उनके नोटिस बोर्ड पे एक फेयर प्रैक्टिस कोड लिखा होता है कि आप हाँ। हमारे पास आओगे तो 2 दिन में हम आपकी रिक्वेस्ट का आंसर दे देंगे। हाँ, हम आपको यहाँ पे अगर कोई कंप्लेंट है तो आप इससे बात कर सकते हो, हाँ। कि हमारी ये फेयर प्रैक्टिस है, हम ऐसे ऐसे करेंगे, हम कोई चोरी चकारी नहीं करते। हाँ। ये किसको दैट इज। एप्लीकेबल होगा? कोई कस्टमर को ही एप्लीकेबल होगा ना। हाँ। हाँ। केवाईसी, आप केवाईसी किसकी करते हो? जब आप बैंक में जाते हो बैंक आपकी कस्टमर केवाईसी करते हैं। अगर बैंक में कोई कस्टमर ही नहीं आता तो केवाईसी किसकी करेगा? करेंगे, ठीक। ठीक है। फिर अगर हाँ। किसी चीज में पब्लिक फंड नहीं है इन्वॉल्व है, हम्म। पब्लिक का पैसा नहीं लगा है, तो उसको ज्यादा रेगुलेशन लगने चाहिए क्या? नहीं, नहीं लगना चाहिए। तो ये जो भी मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये जो 1 2 3 4 जो भी आप पढ़ोगे, इसको इस हम्म। कंटेक्स्ट में पढ़ो कि ये ऐसा क्यों बोल हम्म। रहा है, क्यों कह रहा है कि इसको ठीक है। प्रूडेंशियल कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस रेगुलेशन नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि हम्म। ना तो ये किसी का पैसा लिए बैठा है, ना इसका कोई हाँ। कस्टमर है, तो डूबेगा तो खुद ही डूबेगा। हम्म। तो इसको हम हाँ, क्यों रूल राइट। रेगुलेशन लगाए? ठीक बात। हाँ। तो ये पहले पॉइंट का जस्टिफिकेशन है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि दे विल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशन प्रूडेंशियल और कंडक्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि हम्म। ना तो उन्होंने पब्लिक का पैसा लिया, ना उनका हाँ। कोई कस्टमर इंटरफेस है। तो करेंगे हम्म। केवाईसी तो किसकी करेंगे, और फेयर प्रैक्टिस कोड दिखाएंगे तो किसको दिखाएंगे? ठीक है। तो जैसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर है तो उसको ये एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि उनका ना तो कोई पब्लिक फंड होगा, ना कस्टमर इंटरफेस हाँ, होगा। हमें खाली जब आप होल्डिंग कंपनी हो, आपने एक एनबीएफसी हो जिसने अपने ग्रुप में एक शेयर लेके रखे हैं, तो आपका कोई हाँ। कस्टमर इंटरफेस है ही नहीं, तो क्या आप लोग नहीं, पूछेंगे क्वेश्चन? नहीं। हाँ। आपको आपका खुद का क्लाइंट आप पूछना करेक्ट। कि कौन सा है। हाँ। मतलब मेरा इतनी रिक्वेस्ट है, आज करने के बाद जो भी आपका सी है तो उससे इतना पूछना कि भैया तेरी कंपनी कौन सी है, हाँ। ठीक। कि लोन देती है कि खाली इन्वेस्टमेंट होल्ड करके बैठी है। अगर वो बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट होल्ड करके बैठी तो बिल्कुल भी कुछ भी मत सोचना, बोल अभी तेरी कंप्लायंस कर देती हूँ शाम तक। हाँ, ओके। लेकिन पैसे हाँ। पूरे लूंगी। हाँ। चलो ओके। सेकंड बोलो। सो second point, हाँ. Those having customer interface will be subjected only to conduct of business regulations, including FPC, KYC, etc., if they are not accessing public funds. अगर कस्टमर Would इंटरफेस you? है तो आपको दिखाना पड़ेगा उनको अपना प्रैक्टिस कोड, उनका केवाईसी करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो ये लॉजिक है उसका। तो तो ये सिर्फ फेयर प्रैक्टिस कोड क्या एक बार बना दिया कंपनी ने हो गया, हर बस साल हाँ, कुछ करना नहीं नहीं हो गया बस। रिव्यू करना हो गया पड़ता है अगर बस? कोई चेंजेस हुए या आरबीआई ने कोई नया डायरेक्शन डाली उसमें डालने को, साल की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, बट अदरवाइज कुछ नहीं। हम्म। ओके। सो ये दोज सेटअप सेटअप में एक्सेप्टिंग। आता है, वो सेटअप में आता है जो मैंने बोला, इनिशियल सेटअप करना पड़ता है बेस्ड ऑन द नेचर। हाँ। लाइक इन्वेस्टमेंट हाँ। कंपनी है तो उसको इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनानी है, लोन कंपनी है तो हाँ। उसको इंटरेस्ट पॉलिसी बनानी है, फेयर प्रैक्टिस कोड बनाना है, केवाईसी पॉलिसी बनानी है। हम्म। तो ये सब काम ओके। रहता है। हम्म। Third, so those accepting public funds will be subject to limited prudential regulations but not conduct of business regulation if they have no customer interface. क्या ठीक मतलब है। है इसका? प्रूडेंशियल रेगुलेशन क्या है? प्रूडेंशियल रेगुलेशन प्रूडेंशियल। ये है कि आपको ना प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। लाइक अगर कोई ओके। लॉस हो गया, कुछ हो गया, हम्म। तो उसके लिए आपको प्रोविजंस करने पड़ते हैं। जब आपने पब्लिक का पैसा लिया ही नहीं है तो प्रोविजनिंग किसके लिए? प्रोविजंस क्या करोगे? ओके। तो इसलिए अगर पहले वाले केस में देखो तो प्रूडेंशियल प्लस कोड दोनों नहीं लग रहे थे, हाँ। क्योंकि प्रूडेंशियल पब्लिक फंड के साथ आ रहा था और कस्टमर इंटरफेस के साथ बिजनेस रेगुलेशन आ रहा था। आ रहा था। सेकंड वाले में राइट। जब आपने बोला कस्टमर इंटरफेस है, तो ये जो बिजनेस हाँ। रेगुलेशन वाला है वो कट गया, कट क्योंकि गया, वो हाँ। आपको करना था। ठीक है। जब आपने कहा फंड्स है तो प्रूडेंशियल कट गया। चल गया। करेक्ट। ठीक है। और जब जो दोनों ही चीजें एंड। हैं तो डेफिनेटली दोनों ही लगेंगे। ओके। हम्म। ठीक है, फिर पब्लिक फंड क्या है? Now we're both okay. Public funds are not the same as public deposits. Public funds includes public deposits, intercorporate deposits, bank finance, and all other funds received whether directly or indirectly from outside sources, such as funds raised by issue of commercial papers, debentures, etc. However, even though public funds include public deposits in the general course, it may be noted that CSIs, NDSI cannot accept public deposit.
Further, indirect receipt of public funds means funds received not directly but through associates and group entities which have access to public funds. ठीक है, तो ये मैंने कहा ना कि सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना है कि पब्लिक फंड, जनरली हम पब्लिक फंड मतलब क्या है, हाँ पब्लिक से पैसा लिया, लेकिन ये नहीं है। हाँ उसमें आपके अगर आईसीडी आपने लिए हैं, आपने बैंक से हाँ लोन लिया है, तो आप पब्लिक हाँ इन्वॉल्व होगी ना इन सब में, बाहर वाले हाँ, इन्वॉल्व तो हो गए। ये भी आपका पब्लिक डिपॉजिट्स में कहलाएगा। हाँ, तो इसलिए उसके हिसाब से ही आपको चेक करना पड़ता है। तो आपको याद है जब मैंने आपने मेरे से मैसेज पूछा था, तो मैंने कहा प्लीज एप्लीकेबिलिटी पढ़ो पहले, कि आप हाँ, कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। तो वो करेक्ट। एप्लीकेबिलिटी ये टेस्ट से पास होती है कि आप पब्लिक फंड है क्या, कस्टमर इंटरफेस है हुँ, क्या, उसके हिसाब से आप हाँ, अप्रोप्रिएट रेगुलेशन चूज करते हो। हाँ, ठीक है, ओके, हाँ, चलो अभी सर से ऊपर नहीं जा रहा ना, अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे ब्रेक मारना चाहिए क्योंकि टेक्निकल चल रहे हैं, रिटर्न्स हाँ, है, सब कुछ है। ओके, आराम से आना दोबारा जब भी टाइम लगे। ठीक है, मैं फ्री हूँ सारा दिन, कभी ठीक भी, है। अगर आज या कल कभी भी। दूसरा भी हमको यहाँ पे देखना चाहिए, आप वो बताइए सर, आप जब भी। हाँ, रेगुलेशंस। देखो मैं स्टार्ट तो करा देना, अगर अभी आपका इंटरेस्ट है और आपकी कैपेसिटी है, तो बचे हुए एफएक्यू आपको पढ़ने चाहिए। हुँ, हाँ, मैं पढ़ती हूँ सर, फिर जहाँ पे मेरे को हाँ, नहीं जहाँ समझ में आता है अटकोगी वो क्वेश्चन मैं वहां आपको मेरे से पुट पूछो, करती हूँ। जहाँ इंटरप्रिटेशन में हाँ, कि मेरा इंटरप्रिटेशन इसमें क्या है, या तो मेरे को वर्ड सर से ऊपर से चला गया, तो आप मेरे को करो तो वो मैं बताऊंगा। अब हुँ, अभी हम मैं आपको दिखाता हूँ रेगुलेशन है क्या जिसकी हम सब बात कर रहे हैं। हुँ, एनबीएफसी एनडीएसआई डायरेक्शन मास्टर डायरेक्शंस 2016, ये कंपनीज हुँ, एक्ट है। हाँ, हुँ, ठीक है, तो मास्टर डायरेक्शंस मैं क्यों वो कर रहा हूँ, अभी 3 बजे ना मेरे को किसी को वो कराना है, क्या फेमा का नहीं, चालू नहीं है। सर, आई टोटली अंडरस्टैंड। हाँ, 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 पहले उसका क्या था, सुबह आने वाली थी वो, तो सुबह छुट्टी के दिन सब वो कर रहे हैं। ये है देखो, पढ़नी चाहिए सिस्टमेटिकली थी। इम्पोर्टेंट नॉन, ये सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट का है, ये नहीं लगेगा अपने को नॉन सिस्टमेटिक हाँ, इम्पोर्टेंट का लगेगा। पर ऐसा नहीं है कि खत्म है, आपको जितना भी साथ में करना है आप कर सकते हो, क्योंकि मेरा तो रीजन ही होता है। अगर आपको हाँ, लगा कि नहीं मुझे अकेले नहीं पढ़ना, आपके साथ ही पढ़ना है, तो हाँ, हाँ। वो भी मेरे को नहीं ओके सर, है। मैं पहले कोशिश करूँगी, मैं जहाँ पे अटकूँगी, हाँ जो चीज़ें मुझे नहीं आएगी, मैं नोट करके रखूँगी, वो फिर मैं आपसे पूछ लूँगी। हाँ, मतलब अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मेरे को टाला टाली करनी है, हाँ, हाँ, पढ़ने हाँ। में जितनी बार चाहिए उतनी बार पढ़वा लो। हुँ। सर, जैसे केवाईसी वगैरह का कोई पर्टिकुलर साइट है या कोई फॉर्म होता है जहाँ पे करना पड़ता है? हाँ, इसकी ना आरबीआई की, हाँ। ये देखो XBRL.RBI, अभी हमने खोली थी ना साइट में, हाँ। यहाँ पे जाके, यहाँ से XBRL पे जाके, हाँ यार OFRS, रुको, ये फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग XBRL बेस्ड फाइलिंग। हुँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम पासवर्ड डालोगी तो साइट के अंदर आप एंटर करते हो, फिर वहां से सब रिटर्न फाइल होती है, मास्टर डाटा अपडेट होता है। ओके। केवाईसी भी उसी के अंदर है? इसी नहीं प्लेटफ़ॉर्म नहीं, में अलग अलग केवाईसी है, भी मिल चार जाएगा चार मुझे? अलग अलग प्लेटफॉर्म है। अब जैसे वो FIU वाला आपने किया था, नहीं मतलब जब मैं। फिनगेट जो आपने हाँ, बोला मेरे को, फिनगेट हाँ, क्या था वो, ये FIU का है। हाँ। ऐसे ही CKYC का अलग है, CIC का अलग है, इसकी कुछ सेटिंग्स रहती है, वो आप अपने कंप्यूटर पे देखना वहाँ चलेगा। ठीक है, ओके। तो ये सीकेवाईसी की अलग रहेगी साइट, उस पे अलग करें, फिर नेट का अलग है, उसके ऊपर अलग जाके और करना होगा। CIRC का अलग है, ओके। जो वो किनके लिए, जो एक्चुअल में लोन कंपनी है ना, उनको करना पड़ता है। हाँ, ये FIU की मेन हाँ। साइट है, तो यहाँ पे हमको सब रजिस्ट्रेशन करना हो, इसमें फिर वो भी है, सब दिया हुआ है इन्होंने, हेल्प भी है पूरी पूरी, वो ओके, स्क्रीनशॉट्स के साथ कि आपको कैसे करना ओके, है, ओके। वीडियो, ठीक है। यूजर मैनुअल, जो आपका कल क्वेश्चन आया था ना कि क्या करना है, हाँ, कल हाँ, ये हाँ, था, हाँ। कल आप इस स्टेज पे थी। हाँ। तो हमको ऐसे बिज़नेस एंट्री करना है ना? हाँ, दो दो है उसमें, बिजनेस एंटिटी करना है और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिसर भी रजिस्टर करना है। हुँ, जैसे फिनगेट का हुँ। आपका आएगा, ये रजिस्ट्रेशन की एनबीएफसी की डिटेल डाल के रजिस्टर करो, इसका इजीली आ जाता है, डेजिग्नेट ठीक करना है। पड़ता है। सर अच्छा, एक और चीज़ ठीक है। बताइए, जैसे अगर सपोज़ करिए कि मैंने अभी तक ओल्डर फॉर्म्स फाइल नहीं किए हैं। हम्म फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपका वो देखा था जिसमें हम्म डीएनबीएस 01 हम्म और 13 और हम्म 10 के बारे में आपने बोला। तो हम्म उसमें अगर कंपनी ने 13 नहीं फाइल किया, सॉरी 10 फाइल नहीं किया है, तो हमको उसको क्वार्टरली वाले अब बैकडेटेड जाके हम कर सकते हैं ना फाइल? कर सकते हैं, पर वो आरबीआई अभी खुद ही मेल डाल रहे हैं, उन्होंने एक डेट दी थी 10 फरवरी तक की,
कि 10 फरवरी तक हाँ 18-19 की सब कंप्लायंस पूरी कर लो। अब सर नहीं किया किसी ने तो क्या तो करे, करो, अभी करे करो। कि नहीं करे? नहीं करना है ना, बिल्कुल करना है। XBRL की तो करना एटलीस्ट है। करनी है, 1920 2021 की तो करनी है। अभी हाँ भी 1920 2022। हाँ, ये तो कर दो, क्योंकि अभी पूरा इसी से ही हाँ। होने वाला है, हम्म। और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है वो। उसका भी वीडियो है पूरा ओके। पूरा, फॉर्म भरा हुआ। हाँ वो सर मैंने आपके चारों वीडियो देख लिए वो वाले, तो हाँ उसमें वो पार्ट मेरा थोड़ा क्लियर हो गया। हाँ, और सर मतलब अगर मैं ये किसी बोला, को एप्पल अगर बीइंग मेरा बीइंग प्रोफेशनल हम लोगों को मुश्किल नहीं है, हल्का सा हिंट ही मिलना चाहिए। नहीं, कि कहाँ जाना है, किधर हाँ, जाना है। राइट, कहाँ जाना है, हाँ, तो हाँ। कितने लोग ऐसे पैसे बचा चुके हैं, और जो पीसीएस है वो फिर मेरे को गाली देते हैं कि अभी पीसीएस ने कि मेरे को आपने मिलाया किसी को कि भैया इनको जरा बताना है। वो फिर साइड में हाँ, मेरे से पूछ लेता है, सर जरा हेल्प करो, मैं लिंक दे देता हूँ, उसका हो गया, उसकी फीस चली जाती है, क्योंकि वो अच्छा। क्लाइंट खुद ही कर लेता है। बोले उसको मैं बोला ये देख लिंक भेज दी है, यहाँ से देख ले और कर ले। हाँ, तो अगला, अभी अच्छा, पीछे एक लेटेस्ट केस था, वो चारों रजिस्ट्रेशन करके बैठा था। हाँ, फिर वो मेरे को मैसेज डाल के ना, अब इसका कहाँ से करूँ, इसका क्या लिंक है। प्रोफेशनल था, तो प्रोफेशनल के लिए इजी है ना। अगर हाँ, आपको अभी देखो एक ओवरऑल पिक्चर समझ आई, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हुँ, हूँ, उससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा, और फिर कंक्लूड करते हैं कि हुँ, कंप्लायंस होती क्या हाँ, है। राइट, एक चेकलिस्ट है, हुँ, और फिर आप देखो कि आपको आपने उसमें क्या करा हुआ है। हम्म, ये उसी कंपनी का है जिसने खुद ब खुद कर लिया, लेकिन एक स्टेज पे जाके वो फंस गया वो बेचारा, तो फिर से उसको वापस उसके पास आना पड़ा। दिख रही है अच्छा, स्क्रीन? अब इसने क्या किया, मेरे से पूछ पूछ के बेसिक रजिस्ट्रेशन तो हाँ, कर ये लिए, जहाँ टेक्निकल रजिस्ट्रेशन है, हुँ, लाइक CKYC टेक्निकल है, उसमें आपको थोड़ा टेक्निकल पर्सन ही लगता है, तो वो वहां जाके ओके, अटक गया। अब ये देखो, अगर ये शुरू बात करें कि क्या क्या करना है। हुँ, रजिस्ट्रेशन क्रेडिट, अभी हम इसका एग्जांपल है, ये एक टिपिकल NBFC है हुँ, जो लोन लैंडिंग बिजनेस करेगी, एक्चुअल ऑपरेटिंग कंपनी है। ओके, तो इसको क्या क्या करना पड़ेगा? सिस्टमैटिक है सर, नहीं नहीं, नॉन सिस्टमेटिक। ओके, नॉन, हुँ, जितने भी 90% क्लाइंट नॉन सिस्टमेटिक के आएंगे, नॉन बड़े बड़े सिस्टमैटिक ही वाले छोटी रहेंगे। जगह जाते ही नहीं है। हाँ, हाँ, ठीक है, तो सबसे पहला हाँ, था हाँ, कि इन चारों क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज पे आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, हाँ, चारों पे। पहले होता था कि किसी एक में कराओ, लेकिन आरबीआई ने हुँ, बाद में बोला कि अगर आप हो तो आपको इन चारों पे रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, फिर आपको CKYC का रजिस्ट्रेशन करना है। अब ये हुँ, टेक्निकल है, हुँ, इसके वर्ड अगर आप देखोगे, टेस्ट बेड, फुल रिसोर्स, तो ये थोड़ा अपने सर से ऊपर जाता हुँ, तो ये कौन करके देगा सर? है ना। करना तो अपने को ही है। वही वो अपने है ना, वो शुक्ला जी, अच्छा, जो जिन्होंने वो लेक्चर लिया हुआ है। हाँ, और भी हैं आपके उधर भी है, तो उधर भी रहेंगे लोग, नहीं हाँ, कहीं हाँ, अटके हाँ, तो है, रिसोर्सेज हैं। ओके, ठीक है, वो मेरा कैसा है कि हुँ, मेरा कोई प्रॉफिट मोटिव रहता नहीं है, तो मैं आगे क्लाइंट को उसका नंबर दे दिया, इसका नंबर दे दिया। तो जिस पीसीएस का क्लाइंट था अच्छा। वो बेचारा दुखी हो गया कि अरे सारी फीस मुझे मिलनी चाहिए थी, आपने बंटवा दी। ठीक है, XBRL का तो सर आप रजिस्ट्रेशन आपको प्रॉफ़िट पता है। मोटिव नहीं रखते तो आप कैसे अर्न कर रहे हैं सर? हाँ, मैं अर्न नहीं कर, मैं सैलरी पे हूँ ना। अच्छा, ओके। मैं तो उधर HCC कंपनी मालूम है, बांद्रा वर्ली सी लिंक हाँ, मुंबई, उसमें काम करता हूँ। हाँ, ओके, पीसीएस नहीं हूँ। ओके, ये मेरे वहाँ पे खाली बैठा हूँ, इसलिए इसको टाइम को यूज करने का तरीका है। ओके, ओके। नहीं तो मेरे 1 घंटे की कीमत बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब ये FIU का रजिस्ट्रेशन देखो, XBRL आपको पता है, जो अपनी बात हुई थी कि XBRL का हुँ, रजिस्ट्रेशन, मैंने आपको हाँ, साइट भी दिखाई कि वो रजिस्ट्रेशन हाँ, होने के बाद उस आरबीआई की साइट में जाना है। सेम FIU का हुँ, रजिस्ट्रेशन है। फिर ये ठीक है, पॉलिसीज है फिर नेट वाला, जो बनानी पड़ती है। ठीक है। जो अगर आपकी, अगर हुँ, अभी आपने पढ़ा ना कि कस्टमर इंटरफेस नहीं है, तो आपको ये हाँ, लोन पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है, फेयर प्रैक्टिस कोड एप्लीकेबल नहीं, इंटरेस्ट रेट नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एप्लीकेबल हो जाएगी अगर आप प्योर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो। हुँ, KYC पॉलिसी नहीं, RT पॉलिसी नहीं, आउटसोर्सिंग पॉलिसी नहीं, ये सब पॉलिसीज बनती हैं एक टिपिकल NBFC में। हुँ, फिर एक सर्टेन स्टेज के बाद आपको बोर्ड कमिटीज बनानी पड़ती है, हुँ, बोर्ड से अप्रूवल करनी पड़ती है, नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफिसर डेजिग्नेट करना पड़ता है।
फिर आपको सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले करना है। फिर जब आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करते हो तो आपको आरबीआई को इंटीमेट करना पड़ता है। फिर ये जो एफआईयू जो ऊपर जहाँ रजिस्ट्रेशन लेना है उनको भी प्रिंसिपल ऑफिसर और डेजिग्नेट डायरेक्टर की डिटेल देनी पड़ती है। फिर ऑडिटर के सर अब अपॉइंटमेंट। इधर सर एक जगह मैं आपको हम्म, पूछूंगी, ये जो बोर्ड कमिटीज वगैरह ये सब मैंडेटरी है क्या? नहीं नहीं, स्केल और साइज के बेस पे। स्केल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ। फिर आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट लेटर में चेंज करना पड़ता है एनबीएफसी बनते ही। फिर आपको लोन एप्लीकेशन सर फॉर्म इसके बनाना। लिए कुछ अभी आया है ना, कोई फॉर्म ए फॉर्म बी करके आए हैं ना? वो ये अनेक्जर ए था। ऑडिटर। अनेक्जर ए था कि हाँ। आपको अपने ऑडिटर्स की डिटेल आरबीआई को देनी है, एनबीएफसी को, अनेक्जर ए में। तो ये क्या हर साल देने के, ये जस्ट हर अभी साल। के लिए एक हर बार साल। है? हर साल, और फिर हर कोई साल। चेंज होता है तो। ओके। लोन एप्लीकेशन फॉर्म बनाना, प्रोसेस फ्लो बनाना, लोन टर्म्स एग्रीमेंट बनाना, फिर सॉफ्टवेयर लेना, आउटसोर्सिंग और रजिस्ट्रेशन। आईबीसी ओके। तब जब आप इंडिविजुअल की जगह कॉर्पोरेट्स को लोन दे रही हो तो। और तो ये ये सर ये टेक्निक लोन एप्लीकेशन फॉर्म ये सब तो सभी को लोन सब कंपनी तो नहीं, इसको तो लोन कंपनी एप्लीकेबल को, ये होना। पूरा पूरा एक टिपिकल लोन कंपनी का है जो बिजनेस करने वाली है। हम्म। तो अगर आपको कोई असाइनमेंट आई तो आपको ये मिनिमम इतने काम करने पड़ेंगे उसके, लोन सर कंपनी इनके के। फॉर्मेट ऑनलाइन अवेलेबल है? हाँ मिलता है सर। ठीक है, ये ठीक है। एक हो गया। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी जो मैंने कहा आंख बंद करके ले लो, तो वहां पे आपको क्या करना है, सिर्फ हम्म। एक्सबीआरएल और ये दो रजिस्ट्रेशन कराने हैं। ये एक अच्छा। पॉलिसी बनानी है। हाँ। ठीक है। और उसके हम्म। बाद आपको ये जो है ये करना है, हम्म। CUR टू भी डिस्प्ले करना है, डेट ऑफ कमेंसमेंट करना है, कम्युनिकेट नेम करना है, क्लॉज हम्म। इंसर्ट करना है, फिर लोन प्रोसेस सब आपको नॉट एप्लीकेबल है। तो इतना ही काम करना है आपको सेटअप में। ओके। और उसके बाद साल में 3 रिटर्न फाइल करनी है। हम्म। DNBS वन 10, थर्टी 10, हाँ। DNBS 2 टू। और 13। हाँ। उसके अलावा आपको दो तीन चीज़ें और रहती है। एक, आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है कि वी विल नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, हम्म। और वो कॉपी देनी पड़ती है। उसके अलावा आपको एक एफडीआई नहीं है आपके अंदर या है, हम्म। ऑडिटर का नहीं है। सर्टिफिकेट। हाँ, वो सर्टिफिकेट देना पड़ता है उस हिसाब से। ओके। तो ऑडिटर का सर्टिफिकेट है, ये है। और फिर ब्रांच की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है अगर कस्टमर वाली, जल्दी नहीं होता, इंफॉर्मेशन है। हम्म। फिर ऑडिटर्स की अनेक्जर जो भी आपने बात किया वो देना पड़ता है। हम्म? और बेयर हम्म। कंप्लाइंस ये 3 फॉर्म है और ये 4। ये 3 लिख दिया आपने, 13 होना चाहिए ना सर? हाँ 13। 13 है ना? हाँ। ओके। ठीक है। 10 क्या है आपका? SAC है, स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट, ये बैलेंस शीट है। हम्म। और DNBS हम्म। 30 ODI का है, ये बढ़िया FDI है, का हाँ। है। VR हो गया ND का, और ये FDI का। हम्म। ये अगर आपकी ब्रांचेज है तो। और ऑडिटर्स हम्म। का आपको अनेक्जर में देना रहता है। ये हम्म। कंप्लाइंसेस हैं रेगुलर। तो एक कंपनी की अगर असाइनमेंट आई तो रजिस्ट्रेशन तो अपने आप में पूरा प्रोसेस है, मोस्टली नहीं आता है। तो या तो आपको इनिशियल स्टेज पे आएगी तो ये जो ऊपर येलो किया वो करना रहता है। और फिर या ये ईयरली आपको ये सब कंप्लाइंसेस करनी पड़ती है। सर इनमें केवल एक डीएनबीएस 13 है जो क्वार्टरली है, बाकी सारा ये ईयरली है, बाकी करेक्ट? सारे ईयरली है। हाँ। ओके। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, कुछ क्लियर हो गया? और सर अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई जैसे अब मुझे नहीं पता इन्होंने क्या फाइल किया, पर अगर मुझे कोई फॉर्म वापस हाँ, तो रिसबमिट उनसे करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले हाँ। उनसे आईडी पासवर्ड मांगो XBRL का, हाँ। सामने वाले से। एक बार मिल गया, वहाँ पे पब्लिश फाइलिंग में जाओ और वो देखो कि उन्होंने कहाँ तक कौन कौन सी रिटर्न फाइल की है। फिर अगर ओके। आपको लगा कोई रिटर्न गलत है तो उसमें एक ऑप्शन होती है, रिक्वेस्ट फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न। ओके। वो जब आप करोगे तब वो आपको अलाउ करेगा एक पर्टिकुलर फॉर्म को रिवाइज करने के लिए। ओके। तो मतलब ये किसी ठीक ने है। दिया क्लाइंट, अभी आप उसको कैसे असेस करोगे? तो सबसे पहले आप उससे XBRL का ये चेकलिस्ट मांगो ठीक है सर। कि भाई तुमने ये किया है, ये किया है, ये किया है, क्या किया है। तो आइदर नोट एप्लीकेबल होगा या यस होगा। यस होगा तो ओके। आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। हाँ। लाइक आपने जो मेल मेरे को भेजी तो इसका मतलब उसका ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नोट एप्ली अभी नहीं हुआ है।
हाँ, तो उसको ये करना है, करेगा तो यस होगा। ठीक है, समझ गई सर। तो वहां से आपको ओके। ये पता चलेगा कि इसने क्या किया हुआ है। उसके बाद एक्सपीरियल हुँ, की साइट पे जाके देखो उसकी प्रोफाइल अपडेटेड है कि नहीं, उसका हुँ, क्या नाम है कि रिटर्न्स कितनी फाइल है, तीनों रिटर्न्स ही है, तीनों रिटर्न की लास्ट कब तक फाइल की हुई है। अगर कुछ हुँ, भी फाइल नहीं हुई है तो सब फाइल कराओ टिल डेट तक। ठीक है। क्या, सर अब मुझे इधर एक और चीज़ पूछना है, व्हाट मतलब आप क्या चार्ज कर सकते हैं? किस चीज का? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझसे वो कोई बोलता है कि आपको कंप्लायंसेस करनी है, हाँ, व्हाट इज़ द करेक्ट चार्जेस? मैं बहुत ओवर चार्ज भी नहीं करना बट ऐसा भी नहीं हो कि मैं अब बहुत वो अंडर चार्ज। क्लाइंट, मैं वही बोल रहा हूँ, क्लाइंट बेस्ड है। अगर हुँ, छोटा क्लाइंट है, हम्म, हुँ, और सेटअप हुँ, का काम है। अभी मैंने जब हुँ। मेरे यहाँ पे कराया था, वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करो। हाँ, कर सकते हैं बंद, हाँ।